मैं ये पूछता हूँ कि पब्लिक प्लेस पे जो हुड़दंग मचता है कांवड़ टाइम पे, जब लोग कंप्लेन करते हैं कि डिसिप्लिन नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कब होता है पब्लिक प्लेस पे डिसिप्लिन यार? जब आपके घरों में शादियां होती हैं, बारातें निकलती हैं, तो आप पूरी सड़क पे जो हुड़दंग मचाते हो, क्या वो डिसिप्लिन है? उस वक्त आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे से एम्बुलेंस आ रही है या किसी को बहुत जल्दी है, कोई हॉर्न बजाए तो आप उसको मारने को तैयार हो जाते हो। कांवड़ भी वही करते हैं। जब आप अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स के सामने उन स्कूलों से पिक करने जाते हो जब दोपहर को उनकी छुट्टी होती है, आपने उन स्कूलों के बाहर जो सड़कें हैं उसके आसपास उनका हाल देखा है? घंटों घंटों का ट्रैफिक जैम वहां पे। जैसे मदर्स इंटरनेशनल स्कूल आईआईटी के बगल में, उसके बाहर देखो जब स्कूल की छुट्टी हो रही होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में BMW, मर्सिडीज और ऑडी वॉडी लेके सड़कों पे खड़ी करके और दादागिरी में ऐसे घूम रहे होते हैं पेरेंट्स। आप मजाल है आप किसी को क्या के दिखाओगे आप प्लीज गाड़ी ठीक से लगाएं, सारे के सारे मारने को जाएंगे। वही कांवड़ करते हैं। और दूसरी बात, ये जो कांवड़ लेने जा रहे हैं जो ये लड़के, वंस दिस कांवड़ यात्रा इज ओवर, व्हाट इज देयर लाइफ? सरकार का इनके लिए प्लान क्या है? ये वो लोग हैं जो कहीं पे वेटर है, जो कहीं पे मैकेनिक है, जो कहीं पे दुकान चलाता है, कहीं दुकान पे हेल्पर है, मॉल के बाहर वैले पार्किंग करवाता है। ये वो लोग हैं जो साल में 350 दिन आपको अय्याशी करते हुए देखते हैं और इनको आप बदतमीजी के साथ ट्रीट करते हो। इनको आप ऐसे ट्रीट, ले भाई चाबी गाड़ी ठीक से लगा और ठुक कैसे गई। ये वो लोग हैं। इन 10 दिन के अंदर दे वांट टू क्लेम देयर राइट टू दिस रिपब्लिक। आपने देखा है जब ये गाड़ियां फोड़ते हैं तो ये रेज है, ये शौक या नहीं है कि ऐसे घुमा दी, इधर फूट गया, इधर फूट गया। ये गाड़ी को सिर्फ तोड़ के दम नहीं लेते हैं, उसको उल्टा पुल्टा करते हैं। दिस इज रेज। और ये रेज है कि हम एक्सक्लूडेड हैं, ये हमारे पास नहीं है। और ये तुम लोग हो जो हमको सारे साल गाली बकते हो, सारे साल हमारा शोषण होता है, सारे साल वी आर इनविजिबल, वी डोंट एग्जिस्ट, वी हैव नो राइट्स। और सरकार का कोई इरादा नहीं है सारे साल इनके लिए कुछ करने के लिए। ये 10 दिन में इनको शिव भक्त बना दो। अभी एक लड़का पता नहीं कितने किलो पानी लेके आया, उसका कंधा टूट गया, वो मर गया। वो वही कर रहे हैं जो इस सोसाइटी के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जिनके पास है, वो रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिपब्लिक, वो भी यही करते हैं। जब उनकी बारातें निकलती हैं, जब स्कूल में अपने बच्चों को उठाने लेके जाते हैं, जब ये बुध बाजार में अपनी सब्जियां खरीदने जाते हैं, वो कैसे सही है और ये कैसे गलत है? अब मेरा नजरिया बदल दिया। आई रियली फील फॉर देम नाउ। तो ये क्लास वॉर है। ये जो गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, ये जो मार्क्स ने कभी कल्पना करी थी ना सर्वहारा की क्रांति, उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर है कि अगर सर्वहारा की क्रांति हुई तो तैयार हो जाओ अपनी गाड़ियां उड़वाने के लिए। मेरा जान पहचान का बंदा है और भयंकर शिव भक्त है, कांवड़ की बड़ी तस्वीरें मेरे को भेज रहा था, कॉर्पोरेट में काम करता है। तो मैंने कहा कि यार तू गया नहीं? कहता नहीं यार ऑफिस में क्या बोलूं। मैंने कहा बोलना कि कांवड़ लेने जाना है। कि पागल हो गया, इस बात पे छुट्टी मिलती है क्या? मोटी बात, सिंपल सी, अगर नौकरी होगी तो कोई कांवड़ लेने नहीं जाएगा, क्योंकि नौकरियां आप दे नहीं सकते। तो ये आप ये देखे ना, अब ये जो शहरी अर्बन एलीट है, ये भी तो हर वीकेंड फ्राइडे नाइट को, सैटरडे नाइट को अपने क्लब्स में जाते हैं, सुबह 3-3, 4-4 बजे तक नाचते हैं वहाँ पे पागलों की तरह शराब पी के, और फिर रोड रैश करते हैं। कोई मारता है, कोई कुछ करता है। हाउ इज दैट डिफरेंट? उनको अपनी रेव पार्टीज चाहिए अर्बन एलीट को, तो इनको भी चाहिए ना भाई, इनका भी तो हक है। वो तुमको जाते हुए देखते हैं, तुम्हारी गाड़ियां पार्क करते हुए, तो उन पार्टीज में जा रहे हो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में, तुमसे तमीज से बात नहीं कर रहे हैं, वो देखते हैं। वो भी तो सोचता होगा ना। अब ठीक इसी तरीके से अब कांवड़ यात्रा के अंदर किसी महिला के साथ कोई बदसलूकी हो जाए, मोलेस्टेशन का केस हो जाए, कोई और भी गंभीर कुछ केस हो जाए, उसको अगर आप सिर्फ जेंडर के लेंस से देखोगे कि मर्द का अत्याचार स्त्री के ऊपर, तो फिर आप उसको रिजेक्टिव तरीके से देख रहे हैं। मसला कुछ और है। अब तो लड़कियां भी जा रही हैं और उसी तबके की लड़कियां हैं, और वो भी वो सारा वो जो भोले का प्रसाद है उसका सेवन करती हैं और वो भी मस्त रहती हैं। तो फ्रीडम लड़कियों के लिए कितनी आजादी है। हाँ। उनके लिए कितनी आजादी। वो तो नहीं जा सकती ना नाइट क्लब में, वो तो नहीं जा सकती किसी महंगे बार में। ये तो घर से बाहर भी नहीं रह सकती। अदरवाइज अगर रहती भी, कोई काम भी करते हुए क्या होगा, कोई महंगा बार होगा, उसमें उसके वॉशरूम में ड्यूटी होगी, उल्टियां कर रहे होंगे अमीरजादे और वो साफ, या बाहर पार्किंग में उसकी ड्यूटी होगी। ये जो सोशल जो इनइक्वालिटी है, दिस इज द कॉज। जब तक हम ये करते रहेंगे ना शिवा, ये बाप ने बेटी को मार दिया, कब तक औरतें ये झेलती रहेंगी? जो ये कांवड़ में किसी औरत के साथ बदतमीजी होगी या किसी गाड़ी को पलट, जब तक हम इसको आइसोलेशन में देखते रहेंगे, इसको जेंडर का नाम दे दिया, इसको गुंडागर्दी का नाम दे दिया, तब तक हम उस चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको पूरे को एड्रेस करेंगे, पूरे मामले को एड्रेस करेंगे कि असल में मसला क्या है, तो हम सब अपने आप को कंप्लिसिट पाएंगे। हम में से हर वो आदमी जो अपने ड्राइवर को बदतमीजी से बोलता है, हम में से हर वो इंसान जो अपने घर की मेड से तमीज से बात नहीं करता, हम में से हर एक वो इंसान जो अपने माली से तमीज से बात नहीं करता, हम में से हर एक वो इंसान जो अपने से नीचे, अपने से छोटे इंसान को इज्जत नहीं देता, हम सब दोषी हैं, हम सब जिम्मेदार हैं।
ये जो नई समझ पैदा हो रही है अर्बन मिडिल क्लास मेल में कि भैया शादी मत करो या लड़की से रिश्ता करो तो तैयार रहो कि तुम्हें मार देगी। मुझे तो ना हंसी आती है, ये बोल रहे हैं कि भाई शादी नहीं करनी, बच के रहना है और ये फला, मुझे हंसी आती है। यार ये काम तो तुम लोग सदियों से करते आ रहे थे औरतों के साथ। महिलाओं के पास पावर आई, एक डेफिनेट पावर शिफ्ट है, जिसकी वजह से जो पुरुष हैं वो अब इस तरह के लॉजिक देने लग गए हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं और कि भाई कैसे हम किसी पे भरोसा कर लें, कैसे कर लें। बेसिकली वो जो बातें महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं ना, वो सब उनके बारे में ठीक रही है इतने कई 100 सालों। अब वो महिलाओं के पास थोड़ी सी पावर आई है तो वो मचलने लग गए, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। अब इस पावर से कुछ महिलाएं करप्ट भी होंगी, कुछ तो फायदा उठाएंगे। अब हम सडनली ये एक्सपेक्ट करने लग जाए औरतों से कि वो एक एक केस ईमानदारी से करें, तो ये भी तो हम उनको डिह्यूमनाइज ही कर रहे हैं ना भाई। वो भी इंसान ही है ना, जो एक इंसान के अंदर कोई भी कमजोरी या कोई चीज होती है वो उनके अंदर भी होगी, वो भी तो इंसान है। परफेक्ट स्पीशीज तो नहीं है, वो परफेक्ट तो नहीं, उनको तो भाई फिर तो देवी तो रिलीजन बनाता है। आई ऑलवेज से टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट, बट टू एक्सपेक्ट that each and every case brought up by women should be true, ये आप आदमी पे लगा के देखो ना कि each and every case that has been brought up by men about anything should be true, कोई आदमी खरा नहीं उतरेगा ना, तो तुम यहाँ कैसे उम्मीद कर रहे हो? संजय बहुत शुक्रिया किंतु परंतु पे आने के लिए। जी धन्यवाद। आपकी याद इसलिए आई कि एक बहुत बड़ा सवाल अब बनता चला जा रहा है भारत में, जो संत महात्मा बन करके आप सामने आए हैं पब्लिक फोरम्स पे, और वो पब्लिक में बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं, सब कुछ है वो, और उनका बहुत इंटरेक्शन है लार्जर क्राउड्स के साथ में। वो लोग महिलाओं के बारे में बहुत अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। अभी अभी एक साधु ने, या जो उनको आप क्या कहेंगे आजकल, साधु बाबा जो सेल्फ स्टाइल्ड साधु, उन्होंने ये कह दिया कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं और वो घर नहीं बसा सकती। आप उनसे ये कैसे उम्मीद करते हैं कि वो नाते रिश्ते निभाएंगी? तो ये एक बहुत ही भयंकर बात है कि लड़कियों के बारे में इस तरह से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जा रही है। इसको इतना कॉमन सेंस बनाया जा रहा है कि जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत, अपनी स्किल से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनको वापस पुरुष के ऊपर आश्रित बनाने की कोशिश हो रही है। अभी एक और बाबा हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये तो खाली प्लॉट होती हैं लड़कियों के लिए। उससे पहले भी एक और बाबा थे, उन्होंने कह दिया कि भाजपा में, और वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो महिला सियासत में आई हैं, राजनीति में आई हैं, वो सब अपना दैहिक शोषण करवाती हैं। ये बहुत भयानक बातें हैं। और अपनी ही बेटियों, समाज की लड़कियों के बारे में, जिनके लिए अदरवाइज इतनी बात की जाती है कि उनको बचाना है और उनको विधर्मियों से बचाना है और उनको संस्कारी बनाना है, उन सब के बारे में ये एक कॉमन सेंस बनाया जा रहा है। इससे महिलाओं के प्रति समाज में नफरत बढ़ रही है। जो इम्प्रेशनेबल एज के लड़के हैं वो महिलाओं के प्रति अपनी राय बनाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी भीड़ उनके आगे बैठ रही है। आपको क्या लगता है ये कैसा समाज में ये नया एक उफान आया है महिलाओं के प्रति नफरत का, और खुद महिलाएं इसको बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? कोई नारीवादी आंदोलन, कोई नारीवादी स्वर, कोई महिला आयोग, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये टॉलरेंस जो है, इन लोगों के प्रति जो टॉलरेंस है, मुझे इस पर सवाल करना है कि हमारे नारीवाद को क्या हो गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे नारीवाद को क्या हो गया, इस पे मैं एक पुरुष होके क्या ही बोलूं। कोई महिला ही बोले अगर तो बात में वजन ज़्यादा होगा, कोई लिव्ड एक्सपीरियंसेस मेरे नहीं होंगे जो किसी महिला में। लेकिन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी मेरा मानना ये है कि मर्दों को भी इस कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज जेंडर का आधा हिस्सा वो हैं और जेंडर अंडरस्टैंडिंग में उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मर्दों को भी इस बारे में बोलना चाहिए। तो मेरा तो मानना ये है कि ये जो धर्म गुरु जो भी आपने बताया, जो महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, ये नया पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में आज की डेट में धर्म गुरु बनना सबसे आसान काम है। आजकल तो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बजाय वो बच्चा कॉन्शियसली प्रमोट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। ना उसमें एजुकेशन का कोई खर्चा है, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ना कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ना ट्यूशन फी, कुछ नहीं।
आप बाबा बन जाओ, घर बैठे इनकम। तो इसका मतलब ये है कि आप बाबा बन रहे हैं बिना किसी मशक्क़त के। सबसे आसान काम है ये। तो जाहिर सी बात है आपकी एजुकेशन नहीं है, जाहिर सी बात है कि आपकी सोच विकसित नहीं है जो एजुकेटेड इंसान की होती है। वैसे तो इस मुल्क में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस तरह की जहालत भरी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो समझ आपकी थोड़ी विकसित होती है। तो वो विकसित होने की ज़रूरत नहीं है, बाबा बन जाओ। अब शुरू से ही आप देखें तो ऑल रिलीजन, अब ऑल रिलीजन्स आर एंटी विमेन। कोई भी धर्म आप दुनिया का उठा लें, सब एंटी विमेन है। और क्योंकि आज की डेट में हमारे देश में धर्म का बोलबाला है, धर्म और देश एक हो चुके हैं या उसको करने की कोशिश करी जा रही है। तो धर्म जो है हर डिस्कोर्स में मतलब सर्वोपरि है, घुसा हुआ है। और हर डिस्कोर्स में उसकी ओपिनियन होती है। मतलब टीवी चैनल्स पे डिबेट्स में अगर ये साधु बाबे बैठे रहते हैं तो आप देखें कि धर्म कहाँ तक घुस चुका है। तो जब धर्म इतना ज़्यादा घुस चुका होगा और जब सारे ही धर्म महिला विरोधी हैं तो जाहिर सी बात है कि एक जो माशरा हमारा जैसा बन गया है उसमें एंटी वुमेन बातें होंगी ही होंगी। और ये जो साहब, अब जैसे जो ये बाबा जी आप बता रहे थे कि ये औरतें 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो भाई वो अगर मुंह मारने का मतलब किसी के साथ तो मुंह मार रही होंगी। हाँ, पुरुष भी तो 4 इन्वॉल्व हुए तो वो ना, 4 बंदे भी तो इन्वॉल्व उसकी हैं। दिक्कत नहीं उनको। तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही पेट्रियार्की का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जिसको फॉर्मुलेशन बोल दें कि मर्द और औरत के जो मोरालिटी है वो डिफरेंट रखी गई है। जो काम मर्द के लिए शौक है या तारीफ के काबिल है, वो काम औरत के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। प्रतीक माना जाता है। तो ये तो एक बहुत ही चालाक चाल है पेट्रियार्की की, और अब से नहीं है, सदियों से है। तो जो 4 जगह मुंह मार के आ रही हैं, मतलब भाई वो कोई मर्द भी उसमें इन्वॉल्व भी होगा। वैसे तो आपका जो ये डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 4 जगह मुंह मार के आ रही हैं, इसका आप कहाँ से ये जानकारी लेके आ रहे हैं? लेकिन आप ये सवाल तो उससे पूछोगे ना जो एजुकेटेड होगा, जिसका अपनी मानसिकता को विकसित करने में कोई इंटरेस्ट होगा। जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसने कोई इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल नहीं करी है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए स्ट्रगल नहीं करी है, उससे तो आप ये क्या ही पूछोगे। ये तो एक पुरानी परंपरा वाली बात कह दी कि औरत जो वही जो जैसे कि मैंने कहा कि मर्द के लिए जो शौक है, औरत के लिए वो पाप है। हाँ पाबंदी है उस काम के ऊपर। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, जब रिलीजन इतना ज़्यादा घुस जाएगा आपके ज़िंदगी के अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन तक को चेंज करने की बात होने लग जाएंगी, कोर्ट्स में रिलीजन को ज़्यादा प्राथमिकता मिलने लग जाएगी, पुलिस स्टेशन में रिलीजन को ज़्यादा प्राथमिकता मिलने लग जाएगी, तो उसमें पहला जो उस सोसाइटी में पहला असॉल्ट जो है महिलाओं पर ही होगा। सारे धर्म महिला विरोधी हैं, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। अब रही बात आपकी कि जो हमारे यहाँ के जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो इस पे प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे, मेरा मानना है कि अपने अपने तरीके से सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो एक्चुअली इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि हम फेमिनिस्ट महिलाओं को भी 2 तबके में मोटा मोटा बांट सकते हैं, ठीक है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक पुरुष होने के बावजूद भी इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो जेंडर का मुद्दा है ये एक्चुअली मैन वुमेन का मुद्दा नहीं है, ये क्लास का मुद्दा है, ठीक है। और उसमें पुरुष भी शामिल हैं और उसमें महिलाएं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि एक अपर क्लास फेमिनिस्ट महिला को एक अपर क्लास फेमिनिस्ट महिला को एक लोअर क्लास पुरुष के साथ एलाइशिप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बात वही है कि वो भी ऑप्रेस्ड है और आप भी ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको वो एलाइशिप करनी ही पड़ेगी। और बहुत बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो एक, अगर आप टू यूज अ वेरी कॉमन वर्ड, जो बुर्जुआ फेमिनिस्ट हैं
अगर आप गौर से देखें तो ये डिबेट अभी नहीं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव फेमिनिज्म के से तो तब से चलती आ रही है कि वो पेट्रियार्की का बहुत फायदा भी उनको मिलता है, क्लास डिवाइड का बहुत फायदा भी उनको मिलता है, वो फायदा भी उठाते हैं वो लोग। और क्योंकि ये तो आपने देखा होगा इतिहास में कि जब जब एक बड़ी मशहूर कहावत है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये भी देखने को बहुत मिलेगा कि जब भी चंद महिलाओं के पास जब पावर आती है तो वो भी पुरुष जितना ही एक्सप्लॉइटेटिव हो सकती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो बोलते हैं कि महिलाएं एक्सप्लॉइटेटिव नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि उनके पास पावर अभी है नहीं, या जितनी है उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ठीक है। तो जो बुर्जुआ फेमिनिस्ट है, आप अगर ये देखें, ये अपने ही क्लास के अंदर एक फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट लड़ाई लड़ेंगी, जो कि लड़नी भी चाहिए, लेकिन अपने ही क्लास के अंदर जो इनके जो नीचे वाले लोअर क्लास के जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं या ड्राइवर हैं या मेड हैं या कुक हैं, जो भी हैं, उनके साथ वो वही ऑपरेशन करेंगी, ठीक है। और ये इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, ये क्लास डिवाइड है, ये क्लासिकल लड़ाई है क्लासेस की। इसको जेंडर के उससे नहीं, क्योंकि मर्द भी करेंगे औरतें भी करेंगी। तो जो महिलाएं जो वर्किंग क्लास फेमिनिज्म को साथ लेके चल रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो चुप भी हैं। और मैं कोई स्कॉलर तो हूँ नहीं, और मेरी समझ जितनी भी आई है वो अपने आसपास की दुनिया को देख के, अपने आसपास की महिलाओं से बात करके, या पढ़ लिख के, जितना भी मैंने पढ़ने की कोशिश करी है, क्योंकि साधु तो मैं बना नहीं, उससे मेरे को जितनी समझ में आई है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो वर्किंग क्लास फेमिनिज्म के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो बोल भी रही हैं, वो कर भी रही हैं, वो लड़ भी रही हैं। और तो ये कहना कि वो उनकी तरफ से चुप्पी है, ये पूर्णतया सच नहीं है। असल बात यह है कि सुना कितना जा रहा है। हाँ, कि अगर कोई महिला बोल रही है तो उसकी बात कौन सुन रहा है, क्या उसको एम्पलीफाई कम करने की। और ये मैं बुर्जुआ महिलाओं की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग क्लास महिलाओं की, कि वर्किंग क्लास महिला अगर बोल रही है, चिल्ला रही है, या उसके एलाइज जो है, उसकी जो वर्किंग क्लास फेमिनिस्ट एलाइज हैं, जो शायद दूसरी क्लास से बिलोंग करते हों, जब वो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो कौन सुन रहा है? कौन? क्योंकि आप सिस्टम को देखें, सिस्टम सिंपल सा है। एक जो है ओप्रेसर क्लास है और एक ओप्रेस्ड क्लास है। तो ऐसा तो नहीं है कि ओप्रेसर क्लास में सिर्फ पुरुष हैं, वो अपर क्लास महिलाएं भी हैं, ठीक है। वो अपर क्लास महिलाएं, और ये जो लोअर क्लास है, इसमें भी पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो ये वाली अपर क्लास और लोअर क्लास को ओप्रेस कर रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर जी। तो अगर हम अपने समझने के तरीके को थोड़ा सा और जेंडर से बाहर निकाल के इसको देखें, तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जिन लोगों को जिन महिलाओं को फ्री टिकट भी मिला हुआ है बिकॉज दे आर विमेन, वो भी अपने लेवल पे ऑप्रेस करती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो ईविल पर्सन है या उनके अंदर कोई बुरा इंसान बैठा हुआ है। ये क्लास स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है, क्लास वॉर ही है पूरा का पूरा। तो उनको पावर आती है तो वो भी करते हैं। तो जो वर्किंग क्लास फेमिनिस्ट हैं, दे बहुत जद्दोजहद बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है, सवाल ये है। बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि सुन कौन रहा है। जी। क्योंकि हमने देखा जो आंदोलन भी होते हैं, जो स्लोगन सोशल मीडिया पे भी चलते हैं, वो खुद कुछ घंटे में अपनी मौत मर जाते हैं। जी, अब कुछ नहीं होता है। और आपने ये बहुत ज़रूरी बात कही कि जेंडर सॉलिडेरिटी से ऊपर एक क्लास सॉलिडेरिटी है। जी। महिला पे जुल्म कर सकती है, पुरुष पे जुल्म कर सकता है। पावर प्ले है इन दोनों के बीच में, सिर्फ इसलिए कि दो पुरुष हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं। दो महिलाएं हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक नहीं कर रहे। अगर डिफरेंट क्लास के हैं, अगर डिफरेंट, यही अगर क्लास का सवाल है, क्लास के सवाल में ज़्यादातर वो महिलाएं जिनके पास इतना है कि वो 2-3
काम करने वाली हेल्प रख लें और उसके बाद वो जितनी भी जेंडर की लड़ाइयाँ लड़ती हैं उनके घर का हाल वही है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी भाजपा की एक बड़ी नेता थी जिनके बारे में पता चला कि वो उन्होंने कैद कर रखा था अपनी हाउस हेल्प को जी। और वो मरने की हालत में थी, उसको सीधे रेस्क्यू करके हॉस्पिटलाइज कराया गया। वो उन्होंने ये हल कर रखा था। इसी के साथ साथ एक और महिला जिनके बारे में अभी भाजपा की नेत्री थी, उन्होंने खुद अपनी ही बेटी का शोषण करवाया, अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ उसका यौन शोषण करवाया, उसको शराब पिलाई और वो नाबालिग बच्ची के साथ अपने वो ये कर रही थी। वो माँ के रोल में थी, इसके बावजूद वो पितृसत्ता के लिए काम कर रही थी, पितृसत्ता के को खुश कर रही थी अपने इर्द गिर्द की। तो ये जो सवाल है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो बहुत जो वोकेबलरी से वाकिफ़ हैं, जो जानते हैं फेमिनिज्म की वोकेबलरी क्या है, वो रियल लाइफ में कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारी पर्सनल डिसेंसी और हमारे इंटीग्रिटी का सवाल है। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर इस पर आऊँगी कि पुरुष समाज से आने वाले ये सभी बाबा, साधु, गॉडमैन, ये सभी पुरुषों के बीच में बैठ करके, स्त्री पुरुष के बीच में बैठकर महिलाओं के बारे में जो बात कह रहे हैं, ये आप ये सोचिए कि 4 जगह मुंह मार के आती हैं 25 साल की उम्र की लड़की और ये रिश्ते नहीं निभाएगी। 25 साल, अब ये जिन लड़कों ने ये सुना और उनके पास डिस्कोर्स का और उसका समझ नहीं है, उनके मन में क्या बैठा होगा? अब वो खुद रिश्ता ना निभा पाने के लिए तैयार कर दिए गए। उनके अंदर आप देखिए वो सड़क चलती महिला को किस नज़र से देखेंगे। जी। मगर ये प्रॉब्लम जो है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, ये खाली साधु और इन सब की वजह से तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। और इन्होंने हाँ थोड़ा क्रूड फॉर्म में कर दिया है और धर्म की आड़ में कर रहे हैं, तो उसको एक बहुत ही क्या कहते हैं ट्विस्टेड लेजिटिमेसी भी मिलती है। लेकिन हमारा जो पॉपुलर कल्चर है, जो हमारा कल्चरल आइकॉन्स हैं, जो सिनेमा मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा है जो ज़्यादा लोगों के पास एक्सेसिबल है, वो तो मतलब इट हैज़ बीन ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन फॉर डेकेड्स। आपने सही जगह पर बात छेड़ी। मैं ऑब्जेक्टिफिकेशन एक चीज़ मैं हाँ, और बीच में बोलना चाहता हूँ, जी। जैसे अभी आपने बोला ना कि बहुत सारी महिलाओं के बीच में बैठ के वो ये बोलते हैं और वो महिलाएं कुछ नहीं बोलती, जिन महिलाओं के बीच में बैठ के बोला जाता है। तो ये अगेन आई एम सेइंग कि आप इसको ना थोड़ा जेंडर से ना जोड़ के देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि धर्म जो है अगर उसकी घुट्टी पिला दी जाती है तो फिर आप हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई पहले हैं, औरत बाद में है। तो जो वो औरत जो धर्म की घुट्टी पी के बैठी हुई है वो, और उस क्योंकि पेट्रियार्की भी तो जेंडर न्यूट्रल है ना, औरतें भी पेट्रियार्कल होती हैं, उन्होंने भी इंटरनलाइज करा होता है और वो भी कहती है हाँ ये लड़कियां मुंह मार के आती हैं। तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम जो है पेट्रियार्की, मतलब इंटेलिजेंट ईविल इसको अगर हम बोलें कि ऐसा विलन जो बहुत शातिर है, पेट्रियार्की वैसा विलन है, वो अपने सब्जेक्ट से ही अपना काम करवाता है। और महिलाएं पेट्रियार्की सब मर्द भी हैं, मर्द भी अपने सफर करते हैं। अभी किसी ने फेसबुक पर डाला, एक लड़की ने जो वर्किंग क्लास से आती है, उन्होंने कहा भाई रैपिड वालों जो बाइक पर सर्विस दे रहे हैं उनके लिए कहा कि इनका कोई यूनिफॉर्म बनाइए, कहीं लिखिए, वरना हमारे पड़ोस की आंटी समझ रही मैं हर रोज नए लड़के के साथ आ रही हूँ। हाँ अभी देखे ना, ये उसका क्राइसिस समझिए। कुछ साल पहले मतलब अब से कोई 20 साल पहले जब इंडिया में कॉल सेंटर कल्चर आया था, तो रात भर वो काम करके या सुबह गाड़ी छोड़ने आती है कॉल सेंटर की, तो एक नॉर्म था। तो शुरू में हमारी सोसाइटी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि लड़कियां रात भर गाड़ियों में घूम रही हैं, कौन छोड़ के जा रहा है इनको, वही हमको बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो तब लोगों को ये समझने में बहुत टाइम लगा कि भाई कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, और जब ये पता चला कि कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो कॉल सेंटर की रेपुटेशन कम कर दी कि यार यहाँ तो फालतू किस्म की लड़कियां काम करती हैं। अरे हाँ, तो ये आपको याद नहीं 20 साल पहले खूब होता था ये। तो ये तो आजाद औरतें हैं, धर्म को कतई पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि धर्म जो है वो पुरुष ने बनाया है, पुरुष की सत्ता के लिए बनाया है, पुरुष के वर्चस्व के लिए बनाया है। तो और वो आजाद ख्याल औरतें जो इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती हैं या इसमें पोक करती हैं, वो धर्म को ये बोलना बहुत जरूरी है कि ये 4 जगह मुंह मार के आ रही है।
तो ये है। अभी एक मौलाना ने कुछ उनके बोल बिगड़ गए, उन्होंने कुछ कहा और वो पिट गए हैं। तो ये वाला मतलब टीवी पे जो हुआ है। हाँ हाँ, जी तो जी। ये जो इनटॉलरेंस उनके लिए है, हर वो इंसान जिसके बोल बिगड़ जाएं उसके लिए इनटॉलरेंस होनी चाहिए, मुझे ये मेरा ये ख्याल है। लेकिन चलिए, अभी कुछ लोगों के अच्छे दिन चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो नहीं देखें, बोल बिगड़ जाए, इंटॉलरेंस, देखिए इंटॉलरेंस की तो हमारी सोसाइटी में कोई कमी है नहीं, ठीक है। आप अगर ये सोचते हैं कि भाई ये आज़ाद ख्याल तरीके से आप यहाँ रह सकते हैं, आप अपने दोस्तों के बीच में ही बात कर रहे होंगे बैठ के, कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, बोलो यू कांट यूज दैट वर्ड, यू कांट यूज दैट सेंटेंस, तो तेवर बिगड़ने के लिए तो लोग तैयार बैठे हुए हैं कि जो आज़ादी है, जो आज़ाद सांस लेने का जो एक फीलिंग है कि भाई आई एम विद माई पीपल, आई एम विद माई फ्रेंड्स एंड आई कैन स्पीक व्हाटएवर आई वांट टू स्पीक बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी नोज व्हाट आई रियली बिलीव इन, और वो मेरी बातों की सिमेंटिक्स पे और उस पे नहीं जाएंगे, वो अब रहा नहीं है। अब आपको सोच के बोलना पड़ता है कि हो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, वहाँ पे वो नहीं बोल सकते। अरे भाई ह्यूमैनिटी की सारी लड़ाई ये थी कि भाई हम आज़ाद हो जाएं, और अभी एक नई किस्म का लिबरलिज्म की आड़ में एक नई किस्म की फिलॉसफी आई है जो आपकी आज़ादी को धीरे धीरे कतरते जा रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कह सकते, वैसा नहीं बोल सकते, और वो इतना कतर देंगे कि फिर आप आइडियल हो जाओगे कि राइट विंग को आपका कुछ कतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लिबरल ने ऑलरेडी कतर दिया, आपको उस खांचे में बिठा दिया, सेट कर दिया है, जो राइट विंग को बहुत ही प्यारा लगेगा कि यार ये बना बनाया पीस आया हमारे पास, इस पे हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, सैनिटाइज्ड, हाँ टोटल सैनिटाइज, वीगन, या कि उसको ये जो हमारे पास पीस आया है इसको ये मालूम है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आप जो बोलना चाहते हैं वो आप सोच समझ के बोलो, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो वो बना बनाया सांचे में राइट विंग के पास आता है तो उसको उसकी मेहनत कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। जी पहले हम लोग जो बातें हंसी मजाक के जरिए भी कह पाते थे, हाँ हाँ अब वो नहीं कह सकते आप। जी जी। अब आपको कोई पॉलिटिकल थ्योरी में पिरो करके कहना होगा, किसी को कोट करना होगा, और उसमें भी चांसेस हैं कि आप कॉल आउट कर दिए जाएंगे। अरे पॉलिटिकल थ्योरी तो आप जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अभी जिनकी बातों से लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, उनके कोई स्टैचू भी तोड़े गए हैं, उनके पुराने जो भी पेंटिंग वगैरह बनी हुई हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, तो वो इंटॉलरेंस तो है ही। और ये एजेंडा, ये डिस्ट्रक्शन का, पेंटिंग तोड़ने का, ये एजेंडा राइट विंग का था कि हम पोस्टर फाड़ देंगे, हम ये मूर्ति तोड़ देंगे। ठीक है, अगर एक फला आदमी ने, गांधी जी का स्टैचू तोड़ा गया आई थिंक घाना में, घाना की यूनिवर्सिटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के बिकॉज those people were offended by what Gandhi ji had to say about racism. उनके पास अपनी वजूहात रहे होंगे, लेकिन आप विचारों को विचारों से तोड़िए ना। अब आप गांधी जी का स्टैचू तोड़ देंगे, उससे क्या हो जाएगा? आप इतिहास को उसके पन्ने से गायब कर रहे हैं। गांधी जी का स्टैचू घाना में यूनिवर्सिटी में था, वो इतिहास का एक हिस्सा है, आपने उसको वहां से गायब कर दिया, इतिहास को मिटा दिया, और गांधी जी के विचार ज्यों के त्यों हैं, आपने उनको विचारों को विचारों से नहीं तोड़ा। घाना में जो हुआ सो हुआ। भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां पता नहीं कितने बरसों से और कितने दहाइयों से तोड़ी जा रही हैं। तो वहां तो विचार भी नहीं है कोई, उनको पता भी नहीं, बस उनको ये पता है कि ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कास्ट पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और उसके लिए, उसको लेकर के भी आप देखिए समाज में बहुत आराम से ये होता रहता है। और कोई दो चार अम्बेडकरवादी लोग कुछ कहें तो कहें, इन जनरल नहीं होता है। एकदम ये तय हो गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ दलितों के लीडर हैं और किसी के लीडर नहीं हैं। इसीलिए तो मैं आपसे अभी पहले जो बोल रहा था कि अब जो दलित तो अपने हक की बात करने से पहले, मतलब हक की बात छोड़ो, वो अगर शादी करने के लिए भी निकलता है सहरा बांध के या अच्छे कपड़े पहन के, तो उसको ये खतरा होता है कि जान से ना मार दिया जाए। ये दलित पुरुष की बात है। अब दलित महिला की बात सोचें आप, दलित महिला तो वो तो सबसे नीचे बेचारी, सोशल हायरार्की में, वो सोशल हायरार्की में सबसे नीचे है। अब वो दलित महिला का उत्पीड़न आप सोचें, वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ना वो दलित महिला किसी अपर क्लास बुर्जुआ
घर में काम कर रही है, वहाँ जो उसका वहीं की महिलाएं जो शोषण कर रही हैं, जैसे कि भी आपने मेड्स के वो होते हैं, और फिर वही महिलाएं नारियों के हक की बातें नहीं, करें, महिला कमीशन के अध्यक्ष हो सकती हैं, वो अध्यक्ष हो सकती हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर भी हो सकती हैं, वो जो है पार्लियामेंट में भी बैठी हो सकती हैं, वो बड़े सरकारी पद पे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कैसा फेमिनिज्म है? उसीलिए मैंने आपसे वो सवाल किया था कि एक तरफ ये वाला टॉलरेंस है जो गॉडमैन सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा साधु सन्यासी का चोगा पहनकर जो आए हैं, वो लोग महिलाओं को लेकर के पूरे समाज को ये चेता रहे हैं कि ये इन महिलाओं से सावधान रहना है। पॉपुलर कल्चर की हम लोग, अभी आपने जिक्र भी किया, भारत में कुछ ऐसा है पुरुषों के जहन में कि नारी विदेशी है तो बहुत एग्जॉटिक है और बहुत वॉनबी है, एकदम उसके पीछे पड़ जाना है। सिर्फ यही नहीं कि हम अभी विदेश जाने का जो चाम है तो फौरन लोग आपस में दोस्त उस तरह से बात करते हैं, अच्छा जी यहाँ आज से 20 साल पहले तक यही था अभी कि भी अगर विदेश जॉब मिल गई, जा रहे हैं, तब तो तेरी मौज है, अब तो तेरे मज़े हैं, और उस मज़े में वो भी शामिल है। तो जो अनअकाउंटेबिलिटी है, जो परसीव्ड अनअकाउंटेबिलिटी है, उसको लेकर के, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का पुरुष भारत में रहते हुए, अपने परिवार समाज में रहते हुए बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस कर रहा है। इसीलिए उसको विदेश जा करके नौकरी करने वाला सिंगल जो पुरुष है, उसको देख के उसको जलन होती है कि अब तो इसके मज़े हैं, एक चीज़। लेकिन हमारे पॉपुलर कल्चर में भी अगर आप देखें, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अगर सेक्रेटरी क्रिश्चियन समाज की है तो उसका खास तरह का चरित्र बनाया जाता है, या जब खास उस तरह का चरित्र चाहिए तो क्रिश्चियन समाज की महिला को किरदार रचा जाता है। तभी मैं बता रहा था ना, वो एक फिल्म थी जूली, हाँ, अबाउट प्री मैरिटल सेक्स एंड प्रेगनेंसी, तो उस फिल्म की प्रोटैगोनिस्ट ही जूली थी, शी हैड टू बी क्रिश्चियन। तो ये तो अब आप सही कह रहे हो, मतलब, लेकिन हाँ आपकी बात ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का बनाया जाता था। वो डांस करती हैं, वो छोटे कपड़े पहनती हैं, वो शराब पीती हैं, वो बाहर रात में जाती हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके परिवार में किसी को ये बुरा नहीं लगता है। मतलब वो सारी चीज़ें जो अब भारतीय महिलाओं ने बहुत आराम से अपना ली हैं, और यहाँ बड़े शहरों से लेके छोटे, तो वो वहाँ से उनका एग्जॉटिक होना तय किया जाता है जी। लेकिन भारत के लोग ऐसे ऐसे वीडियोस आए हैं, ज्यूइश वुमेन, इजरायली वुमेन, आई वांट टू मैरी यू, ये वाले वीडियोस आ गए हैं। तो ये जो पूरा मामला है, बहुत सी चीज़ों को समाज में गुनाह बनाया गया और पुरुषों ने उसको लज्जत की तरह देखा। एक होता गुनाह बेलज्जत, एक है गुनाह बालज्जत। ये वाला जो डिस्कोर्स है, इसकी वजह से पूरे भारतीय लोग जब विदेश जा रहे हैं तो बहुत खराब तरह की चीज़ें कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बहुत बुरी। अभी एक कोरियन ब्लॉगर, उसके साथ बहुत बदसलूकी हुई है, और ये बहुत रीसेंट मामला है और ये हर तरफ वायरल हो गया है। तो एडवाइजरीज जारी हो रही हैं महिलाओं के लिए, इसका क्या हल है? कैसे ये वाले पुरुष जो बाहर जाने की हैसियत रखते हैं, जिनको वीज़ा मिल रहा है, जो पैसे वाले हैं, उनका क्या किया जाए? ये पढ़े लिखे भी होंगे भाई, कैसी पढ़ाई लिखाई है जो ये सब हरकतें कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एक तो मॉरल बैंक्रप्सी है, और एक हिपोक्रेसी है कि आप अपनी औरतों को बंद करके रखेंगे, और जो बाहर जो औरतें हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। आप अब जो यहाँ से बोलते हैं ना, आई वांट टू मैरी इजरायली वुमेन, तो इजरायली वुमेन को क्यों करे वो तेरे से शादी? और ये जो ये सोचते हैं कि हम एक ट्वीट कर देंगे इजरायली वुमेन को, आई वांट टू मैरी यू, तो मतलब इजराइल में औरतें इसलिए बैठी हुई हैं क्या कि यहाँ से कोई जोकर ट्वीट कर रहा है? एक चीज़ और है, हम तुमसे शादी करेंगे यानी हम तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार कर रहे हैं। हाँ। ये जो भावना है हाँ। कि हम मालिक हैं, या हम देव हैं, या हम किसी तरह का आई एम ए गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। हाँ, तो ये क्योंकि आप देखें ना, यहाँ पे ज़्यादातर अपर कास्ट लड़कों को बड़ा ही ऐसे करा जाता है ना कि भाई तू ही है एक जो घर में चांद सितारा है, दुनिया भर में पैदा हुआ है, जो तू ये तेरे से अनोखा कुछ है नहीं, तेरे को कास्ट प्रिविलेज भी है, मेल प्रिविलेज भी है, और हर तरह का सपोर्ट उसको घर से मिलता है। इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम। एंड क्योंकि हमारे यहाँ कभी इन चीज़ों को एड्रेस करने की पॉलिटिकल विल रही नहीं है, तो ये चीज़ें कभी एड्रेस हुई नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आधुनिक स्टेट जो है, स्टेट का जो नेचर है, फॉर सोशल चेंजेस टू हैपन देयर हैज़ टू बी अ पॉलिटिकल विल।
बट हमारी पॉलिटिकल विल कभी ये रही नहीं है, उसका नतीजा ये होगा हमारी पॉलिटिक्स में भी भाई ऐसे लोग घुस गए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो खुद सब्सक्राइब करते हैं इसको। जैसे कि आप बता रहे थे ना, वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बोला कि अब आप कश्मीरी हाँ, जब 370 हटी तो उनका बेकार कुछ लोगों ने अभी शादियां हुई हैं वो रुक जाते तो कश्मीरी दुल्हन लाते। अब ये कितनी, मतलब अगर कोई इनसे पूछे कि भाई तुमने तो अपने यहाँ की लड़कियां सारी मार दी, पहले इसका जवाब देना। तो अब आपको कश्मीरियों की तरफ देखना, और कश्मीरी लड़कियां मतलब क्यों कर लें तुमसे शादियां? क्या वो शादी करने का इंतजार करें कि हरियाणा से आएगा कोई, रोहतक से या पानीपत से या सोनीपत से, और हम उससे शादियां करेंगी? ये जो सिर्फ ये ना स्टैंड अप कॉमेडी का स्टफ है कि ये जब आप ये देखें एक स्टेट का, नॉर्थ के एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बयानबाजी अगर करे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब हमारे पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में जो है ये लोग घुस चुके हैं और वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे। तो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कंसेंट। ठीक है, आपने अपनी ख्वाहिश यूनिवर्स में छोड़ दी कि कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे, इजरायली कश्मीरी, उनका कंसेंट है क्या? लेकिन इनकी वोकैबुलरी में और इनके वर्ल्ड व्यू में कंसेंट नाम की चीज ही नहीं है। संजय, एक चीज़ और मैं आपको पॉइंट आउट करूं, जब 35A हटी तो उसका मतलब ये था कि कश्मीरी लड़की को जायदाद में, अगर वो बाहर शादी करती है तो भी उसको जायदाद में हिस्सा मिलेगा। तो बात यह है कि उससे पहले कश्मीरी लड़की से शादी को करने से कोई मना नहीं कर रहा था, लेकिन दहेज अच्छा नहीं मिलता। नहीं, वो देखो हरियाणा के पास तो डबल वैमी है ना, उनके पास लड़कियां ही नहीं है। हाँ। उनका सेक्स रेशियो इतना कम हो चुका है, और पूछे मतलब ये चाहे ऑनर किलिंग्स के केसेस हों, चाहे फीमेल फिटिसाइड के केसेस हों, तो हरियाणा का तो बहुत ही ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, बहुत ही बुरा है। और वहाँ का चीफ मिनिस्टर इससे आके बोले कि मतलब अगर मतलब कोई और काम ही नहीं है, आप बस कश्मीरी लड़कियों से शादी कर लो। 370 हटाई इसलिए है कि हम शादी कर लें कश्मीरी लड़कियों से। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी का स्टफ है। तो आजकल तो कॉमेडी करना बहुत ही आसान है, इनके बयान सीधे बोल दो आप तो लोग हंसेंगे। तो जो ये बाहर जाके बाहर की औरतें यहाँ पे आती हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मर्दों को, अभी आप कहते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ का मर्द घुटन महसूस करता है, बाहर के आजाद मर्द, ऐसा नहीं, यहाँ मर्द यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं वो। यहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर। यहाँ पे ये किसी लड़की के साथ रात को 12-1 बजे बदसलूकी करते हैं तो लड़की से सवाल पूछे जाते हैं कि आप रात को बाहर क्या कर रही थी। अगर बाहर निकलोगे तो फिर तो मतलब शेर के सामने गोश्त रखोगे तो शेर तो खाएगा। ये पेटेंटेड लाइन है ये नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी घुटन महसूस करेंगे वो, यहाँ इम्प्यूनिटी है। तो उनको लगता है कि जहाँ जैसे यहाँ की लड़कियां जो है, क्योंकि उनके सर पे इज्जत का टोकरा डाला गया है, खानदान की इज्जत का, या और तो कुछ नहीं तो देश की इज्जत तक का भी उन पे डाल देते हैं, धर्म की इज्जत भी महिलाओं के ऊपर ही डाल देते हैं। तो इतना सारा बर्डन लेके जो यहाँ की महिला रहती है, उनको लगता है बाहर की जो महिलाएं हैं, जो हम यहाँ की महिलाओं के साथ करते हैं, हमारे कोई एक्शन नहीं होता, वहां भी करेंगे। लेकिन एक्शन होने लग रहा है ना अब। मैं इस पर आ ही रही थी, मैं ये सवाल का मसला यही है कि अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सारे कुछ जो बोला जा रहा है ये विदेश में हमारे विदेशी फ्रेंड्स हमें भेजते हैं, हम तक अपनी तरफ से हम उन्हें नहीं भेजेंगे, वो हमें भेजते हैं कि देखो इंडिया में ये हो रहा है। तो हम कहते हैं, हम हंस देते हैं, क्या कर सकते हैं। तो विदेशों में भारतीय पुरुषों को लेकर के बहुत बड़ा रिजेंटमेंट खड़ा हो गया है। मैंने इतने यूट्यूब चैनल्स देखे जो भारत के ही लोग हैं और विदेशी लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडियंस आर नॉट वांटेड। तो अगर इतने लाखों लोग जो भारत के विदेशों में हैं, इसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा है। कल को अगर बाहर के लोग उनको देख करके ही, आप ये देखें ना शिवा, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ बीच में, ये जो जितने भी हेट क्राइम्स होते हैं जहाँ पे अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में, कहीं पे भी कोई एक रेडनेक या कोई राइट विंग गोरा एक गन लेके जाके पब्लिक में चलाया था, मंदिर में चला दिया, मस्जिद में न्यूजीलैंड में चलाया था, ठीक है, ये हेट क्राइम ही तो है। और ये
कब हो जाए आपको पता नहीं है हिंदुस्तानियों के साथ। तो मसला ये है कि लाखों हिंदुस्तानी मर्द लाइन में खड़े हैं वीज़ा लेकर के या परमिट लेकर के वहाँ जाके बसने की, जो काबिल मर्द हैं जिन्होंने खेत बेच करके इंजीनियरिंग की है या कुछ और पढ़ाई की है, वो जाने को तैयार खड़े हैं। तो अगर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि वो विदेश चले जाएं और विदेश में उनकी ये छवि है, तो ये जो क्राइसिस पनप रहा है, जो अभी शायद पूरी तरह से ब्लो अप नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। हमें अपने बेटों को विदेश भेजने का जो ये सपना है, इसको छोड़ देना चाहिए फिलहाल। कम से कम जब तक हम ये जो अभी माहौल बन गया है भारतीयों के प्रति, तो ये बहुत खतरनाक है। एज ए टूरिस्ट भी आप सेफ नहीं है। आप ये देखें कि ये आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनको तो छोड़िए, ठीक है, एक ना बेसिक सिविलिटी नाम की, आप औरतों के साथ इंटरेक्शन छोड़िए, मर्दों के साथ इंटरेक्शन देख लीजिए। अभी प्रधानमंत्री महोदय जब यूके में थे, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे मिले, देखा आपने? यस, वेरी एम्बैरेसिंग। कैसे जबरदस्ती जकड़ के और फिर हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। तो ये जो बेसिक सिविलिटी होती है, और ये एक बहुत ही मामूली सी बात है समझने के लिए कि जिस देश में आप जा रहे हो वो आपका कल्चर नहीं है, उनके नियम कानून अलग हैं। अपने देश के कल्चर के बारे में तो आप इतने प्रोटेक्टिव होते हो और कि भाई हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारे कल्चर में ये नहीं है, हमारे कल्चर में वो नहीं है, तो भाई दूसरे का कल्चर भी तो आप थोड़ा उसकी भी तो इज्जत कर लेना। तो ये तो ऊपर से फ्लो करता है ना, जब ये प्रधानमंत्री महोदय ये कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी की पब्लिक जो उनके गुण गाती है, उनके आने पे रोती है। आपने वो वीडियो देखा होगा, एक महिला रो रही थी कि मेरे को तो दर्शन हो गए। तो जब ऐसे भगवान हैं, ऐसे दर्शन हो रहे हैं, तो फिर ये जो लेसर मोर्टल्स हैं, इनका ही क्या कसूर है? आप दूसरी बहुत ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पर इस पे हमने बहुत कुछ है इसमें। हमने शुरू इस पे नहीं किया था। हाँ, हमने इस पे नहीं किया, लेकिन ये बात सच है कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के झप्पियां लेना देना और जबरदस्ती हाथ पकड़ना, एंजेला मर्केल के हाथ पकड़ने की कोशिश और वो चली गई, से लेकर के ये जो अभी जिसका आपने जिक्र किया उसमें भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये वाली, देखिए हम सब लोग इस जानकारी के साथ पैदा नहीं होते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और पब्लिक एटिकेट्स क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स क्या होते हैं, लेकिन ये एक ट्रेनिंग देने का सवाल है। हमारे पीएम को विदेश मंत्रालय ने ये ट्रेनिंग नहीं दी, मुझे ये लगता है ये मिस हो गया है, या तो वो इस भ्रम में आ गए कि वो इतने बड़े आदमी हैं, हम उनसे कैसे कहें। नहीं, पीएम ने विदेश मंत्रालय को ट्रेनिंग दे दी ना, उन्होंने दे दी उनको। आप ये देखिए, तो ये तो झप्पी उप्पी की बात कर रहे हो आप। मैं तो कुछ साल पहले ये पता नहीं रशिया में थे, यहाँ पे थे, इंडियन नेशनल एंथम बजने लगा, ये चलने लगे, तो रशियंस रोक रहे हैं कि भाई आपका नेशनल एंथम है, रुक जाओ। तो ये जो आंखें चौंध दिया जाना, दिमाग बंद हो जाना और मालूम नहीं कैसे बात करनी है विदेश जाके, इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इट इज कि आपको लगता है कि आप उस जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे मतलब आप लेसर हो, अपने आप को कम मान रहे हो लोगों से, लेकिन अब आप एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो अपने जेस्चर्स को कि उनको दिखाने के लिए कि भाई आई ऑल्सो बिलोंग हियर, और हो रहा है उसका बिल्कुल उल्टा। तो ये एक भयंकर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है, जो बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में होता है। बहुत सारी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। भारत जैसे देश में अगर बहुत आम परिवार का कोई व्यक्ति ऊंचे सीढ़ियां चढ़ के प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ये तो खूबसूरत बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए फिर उनकी वो जो ग्रूमिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई है। ये मेरा सवाल यही है, विदेश मंत्रालय से ये सवाल है कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ठीक से इस बारे में ग्रूम नहीं किया, या वो इस औ में आ गए कि भाई हम मोदी साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़े नेता, हर प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है, हर प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है। नहीं, लेकिन ये इस तरह की गलतियां और नहीं हुई हैं। मनमोहन सिंह साहब भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए, लेकिन वो उनके यहाँ से ये गलतियां नहीं, मैं गांधी परिवार को नहीं कह रही, लेकिन मनमोहन सिंह साहब, नरसिम्हा राव साहब, ये सारे लोग जो हैं ये बहुत सब थे, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, चंद्रशेखर साहब, कुमार गुजराल, ये सब थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन सब रहे। हाँ, तो ये वाला जो ह्यूमिलिएशन हो रहा भारत का पूरा, और जब हमारा प्राइम मिनिस्टर का ह्यूमिलिएशन होता है तो हमारा भी होता है, तो हम इस वजह से ये दुख नहीं, किसी भी, अब जैसे वो आपने देखा वो टारगेट में वो महिला पकड़ी गई जो 7 घंटे तक वहां पे चोरी करती रही जी, है, वो वीडियो जो आपने देखा होगा, वो उसका ह्यूमिलेशन हो तो भी मुझे अपना ह्यूमिलेशन महसूस हो रहा था। एग्जैक्टली। तो ये अगर आप बाहर जाके इस तरह की हरकतें करते हो, छिछोरी हरकतें करते हो, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद द वे वी
लुक एट द वर्ल्ड एंड ऑल्सो, क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये लगा रहता है, ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि जो मुझे बाहर जाके खास तौर पे कि अब मुझे भी गोरा बनना है, ये हमारी मेंटेलिटी है। आप हो ब्राउन। आई थिंक इट इज डीपर देन दैट। गोरे चोरी तो नहीं करते। नहीं, वो चोरी हमारा वो है, क्या कहते हैं, ओरिजिनल टैलेंट है। एक बात कहूँ, यहाँ पर मुझे ये लगता है हमारे यहाँ अगर आप पकड़े ना जाएं तो आप कोई भी गुनाह कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, ये वाली भावना है। तो सिर्फ इतना ही देखना है। वो बार बार जा करके वापस आ रही थी कि बीप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ का जो ईमानदार आदमी है वो उतना ही देर तक का ईमानदार है जब तक वो पकड़ा नहीं गया है जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब कोई नहीं देख रहा है तब आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, तब आप ईमानदार हैं। ये वाली जो डिग्निटी है ये हमारे अंदर नहीं है। हाँ, मतलब और ये ना, मतलब वही अगेन आई विल से दैट इट हैज अ लॉट टू डू विद पॉलिटिकल विल। जैसे आप दिल्ली मेट्रो देखें, आप दिल्ली मेट्रो के चाहे स्टेशन हो, जो गाड़ी का डब्बा हो, एकदम साफ सुथरा। मैं कह रहा हूँ दिल्ली मेट्रो के सामने न्यूयॉर्क मेट्रो, लंदन मेट्रो, मैं सब जगह ट्रैवल करते, मॉस्को, पोर्टुगल, टर्की वगैरह हर जगह मैंने देख लिया, जर्मनी में मैंने देख लिया। दिल्ली मेट्रो इज टॉप टियर। वो क्यों है? क्यों हमारी जो बाकी की ट्रेनें देखें आप, हमारे बाकी स्टेशन देखें, वहाँ पे क्या क्या गंदगी फैली रहती है। वो क्यों है? क्योंकि दिल्ली मेट्रो जब से आई तो एक पॉलिटिकल विल थी, ये पहले से ही दिमाग में बिठा दिया गया कि ये आप नहीं कर सकते, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाई, यहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके आ सकते, ठीक है, यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन आपने वो वीडियो देखा है, वो एक महिला लंदन में ट्यूब में बैठ के हाथ से खाना खा रही है। भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, आप हाथ से खाना खा रहे हो, अपने घर में, अपने कंट्री में खाओ। सराउंडिंग तो देख लो। जिनके यहाँ जा रहे हो कम से कम उनकी इज्जत कर लो, वो किस तरह से रहते हैं, खाते हैं, उनकी इज्जत कर लो। ये बेसिक एटिकेट्स हैं जो हमारे यहाँ, एटिकेट्स पे तो कोई वो होता नहीं। क्या हम मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए, वापस आते हैं। तो इसको काट के छोटा कर दीजिए, क्योंकि ये वाली बात ना हमने पिछली बार भी कर ली है। नहीं, लेकिन नए मामले और भयंकर सामने आ गए हैं। हाँ, ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर वाला जो आपने जिक्र किया, आप ये देखिए ना कितना ह्यूमिलिएटिंग हो गया। जी। तो नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो हमें उस टेंजेंट पे दोबारा जाना पड़ता है। मैं ये कह रही थी कि विदेशों में भारतीय बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा लोग भारतीय नागरिकता छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। ऐसे लोग कितने बड़े ख़तरे में जा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ तो वो बड़े प्रिविलेज क्लास के हो सकते हैं, वहाँ जा करके तो वो बैड इमेज को ढोएंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे हों। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो मतलब उनकी जान को खतरा है। मैं ये कह रही हूँ, हर तरीके का खतरा है जान को। और नेबरहुड में कोई उनको रहने नहीं देना चाहता है। इंडियन नेबरहुड में कोई रहना नहीं चाहता और उनको आप बसने नहीं देना चाहते। और ये जो एरोगेंस है, ये मतलब यार, मैं भी देखें शिवा, मैं भी बाहर रहा हूँ इतने साल, आपको भी मालूम, 12 साल आप रहे। हाँ, और तो उस वक्त भी एक हिंदुस्तानियों की एक इमेज ठीक थी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग फालतू की हरकतें तभी भी करते थे, तो उस टाइम इमेज थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो ये कॉन्फिडेंस की वजह से जो एरोगेंस आई है ना, और एरोगेंस विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी अचीवमेंट, विदाउट एनीथिंग जो टेंजिबली दुनिया के लिए आपने किया है, जो अब कहने को हमारे वैक्सीन सब जगह बटे हैं। भाई कहाँ, कौन कह रहा है कि आपके वैक्सीन हमने लगवाए? किसी ने कहा है? बची गए जो लोग नहीं लगवाए। हाँ, तो और अब आप अभी जैसे ये छोटी मोटी कंट्रीज में जाके अवार्ड इकट्ठे करते फिर रहे हो और वो अवार्ड लेके आ रहे हो, ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तो निशानी है कि आपने करना कुछ नहीं, लेकिन अचीवमेंट का एरोगेंस आपको लेके चलना है। वो एरोगेंस कहाँ से लेके आए? चलो कहीं से। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारी जान पहचान में एक एनआरआई, खैर ये मैं नहीं देता, थोड़ा पर्सनल है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक सुना मैंने तो सोशल मीडिया पे सुना कि एक ऐसे कंट्री से जा कर के अवार्ड ले आए हैं जहाँ पर कोई विदेश फॉरेन हेड 20 साल से नहीं गया था। तो 20 साल में ये पहले विदेशी सरबराह थे जो पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा चलो कोई तो आया तो 2 अवार्ड ही दे डालो, तो उन्होंने दे दिया अवार्ड। तो ये प्रॉब्लम ये हो गया। बट सारी दुनिया तो इनके चाचे मामे ताऊ नहीं बैठे हुए ना, तो बैकलैश तो होगा और होना शुरू हो गया। कमिंग बैक टू इंडियन मेन, है ना, मैं पैट्रियार्की और उस पर बात कर रही थी। एक चीज़ और है कि अपनी महिलाओं को लेकर के भले ही हमारे यहाँ इंस्टाग्राम और रील्स कल्चर ने बहुत
बहुत बड़ी क्रांति कर दी है। महिलाएं अपने लिए तय कर रही हैं कि वो कैसे दिखना चाहती हैं, लेकिन अपनी महिलाओं को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आधुनिकता के हिसाब से ग्रूम अगर वो होती हैं तो उनको बहुत नीची नज़र से देखा जाता है, उनको बहुत दूसरी तरह के नाम दिए जाते हैं। और ये कहा बल्कि अभी आपने देखा कि एक पिता ने सिर्फ इसलिए अपनी बेटी को 5 गोलियां मारी हैं गुड़गांव में, और बहुत होनहार बच्ची थी, उसके साथ ये किया है। तो जब अपनी बेटियां उभरती हैं और अपनी शख्सियत को निखार करके कुछ बनना चाहती हैं तो उनकी उस ग्रूमिंग को रोक दिया जाता है। ये भी एक बहुत सामने की चीज़ है। तो अगर आपको विदेशी महिलाएं इतनी पसंद आ रही हैं तो अपनी, और वो आपके हिसाब से वो बेहतर हैं, आला हैं, तो अपनी बेटियों को भी बेहतर बनने की इजाज़त दो। वो शिवा ऐसा है ना कि हम बड़े होते हैं ना, ये लाइन सुनते हैं, घर वाली बाहर वाली। तो घर वाली तो पूरे संस्कार की गुड़िया होनी चाहिए और बाहर वाली जो है अय्याशी का अड्डा होना चाहिए। तो ये हमारी सोच रहती है। मतलब इसी ये लाइनें सुनते सुनते हम, फिल्में भी बनी, इनका नाम है घर वाली बाहर वाली, और उसमें बाहर वाली का जो कैरेक्टराइजेशन है और घर वाली का जो कैरेक्टराइजेशन, दोनों का फर्क आपको दिख जाएगा। रही बात इंस्टाग्राम पे कि लड़कियां कैसा दिखना चाहती हैं, आजकल बहुत सारे, मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से। मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं, मैं कहना ये चाह रही हूँ, इंस्टाग्राम पे वो जो उनको डिवाइस मिल गया ना, उसकी आज़ादी तो मिली, लेकिन उन्होंने खुद को ग्रूम नहीं किया था, तो वो जो सामने आ रहा है वो बहुत भोंडा है जी। नहीं, मुझे ये कह रही हूँ मैं तो कह रहा हूँ बहुत खूबसूरत भी आ रहा है, बहुत बहुत छोटे छोटे मतलब प्यारे बच्चे 20-25 साल के खूबसूरत, एंड 20-25 इज अ गुड एज टू ग्रूम योरसेल्फ। वो जो अपने आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लड़कियां जो मेकअप करता हुए बनाती हैं, दिखाती हैं कि ये लगाया, फिर मैंने ये लगाया, एंड इट इज सपोज, एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद कि किस किस चीज को फेमिनिज्म के नाम पे अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है एक तबका। ठीक है, अब फिर बहुत सारे लोग को ये भी बोलेंगे, देखो एक मर्द आके इस बारे में बोल रहा है और ये इसको क्या पता, इसको क्या लेने देना। बट आई थिंक कि जो कि मैंने पहले बोला है कि हर मर्द को फेमिनिज्म के बारे में बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उस पर बहस करनी चाहिए जहां मौका मिले, और यही एक तरीका है अपने आप को एजुकेट करने का। बिकॉज आप उस जेंडर वॉर अगर आप उसको कह रहे हैं तो उसमें आप एक पार्टी हैं, तो हर मर्द को उसमें बात करना। अब ये जो लड़कियां हैं जो मेकअप का वो कर रही हैं, दे आर कॉलिंग इट freedom, some sort of freedom in my body and this and that, but who are they catering to? They are actually Exactly. catering to a male gaze. आप मेल गेज के लिए केटर कर रहे हो, तो अल्टीमेटली, और ये जो एक बैक्टेल टेस्ट होता है, वो आपने सुना होगा उसके बारे में। अगर आप इन इंस्टाग्राम मॉडल्स का बैक्टेल टेस्ट करें तो सब फेल हो जाएंगे। इट इज केटरिंग टू मेल गेज। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि फेमिनिज्म का नाम लेके किस किस चीज़ को, जिससे मुझे आपत्ति है, जो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को फेमिनिज्म बोल के और फिर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, क्वेश्चन ना पूछना, एक्चुअली आई शुडंट से जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, बट फॉर द लैक ऑफ अ बेटर फ्रेज। दूसरी बात, ये जो आपने वो टेनिस वो बच्ची को उसके बाप ने गोली मारी, मेरी ओपिनियन में, और मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं कोई दुनिया का सबसे वाइज इंसान नहीं हूँ, ना ही मुझे ये कोई हर चीज़ का ज्ञान है, बट मेरे हिसाब से, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से वो बाप है या वो बेटी आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से हमारी एक गलती होगी कि अगर हम इस क्राइम को सिर्फ जेंडर से जोड़ के देखें कि एक बाप ने अपनी बेटी को मारा, पुरुष ने महिला पे जुल्म किया क्योंकि पुरुष को महिला की उड़ान से दिक्कत हो रही थी। अगर सिर्फ, और ये सारी बातें सच है, ये सारी बातें सच है, उस बाप को अपनी बेटी की उड़ान से दिक्कत हो रही होगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसको सिर्फ इतना ही इसी लेंस में देखना, ये एक भारी भूल होगी मेरे हिसाब से। क्योंकि हम जब ये कर रहे होते हैं, हम एक फ्री पास दे रहे हैं, वो अनचेक्ड आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, अनचेक्ड आइडिया, अनचेक्ड कैपिटलिज्म जो है, जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, जिससे बहुत सारे बेनिफिट वो लोग उठा रहे हैं जो अपने आप को मतलब जेंडर राइट्स के
वो भी बोलते हैं, वॉरियर्स भी, अलंबरदार। हाँ वॉरियर्स भी बोलते हैं, वो भी उठा रहे हैं उस कैपिटलिज्म को। अगर वो इसको गौर से, अगर इसको सच में इसको डाइसेक्ट करके इसका एनालिसिस करें तो अपने आप को इस क्राइम के भागीदार पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल सही नहीं बोल रहा, आप ये देखें कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, पर ये मेरी सोच है। आप ये देखें कि जैसे ये गुड़गांव, नोएडा और ये सब जो आसपास के जो शहर बसे हुए हैं, आप देखिए ये बने हैं किसानों की जमीनों पे, ठीक है। और हमारे यहाँ के किसान किस परिवेश में वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, क्या उनकी सोच जो है पेट्रियार्की को लेके होती है, किस तरीके से जेंडर रिलेशंस वहाँ पे मैनेज किए जाते हैं मर्दों के द्वारा। उन किसानों की जमीन लेके उनको आपने मोटी रकम के पैसे दे दिए और उनको रहने को घर मिल गए नोएडा में या गुड़गांव में, पॉश इलाकों में, जहाँ पे घर के बगल में ही कोई बहुत अमीर बंदा भी रह रहा है और आपके पास एक बहुत ही फैंसी साइबर हब भी खुल गया है जहाँ पे हर किस्म का उस किसान को वो सब देखने को मिला। फिर आपकी बेटी क्योंकि उसी माहौल में बड़ी हो रही है, वहाँ पे उसने टेनिस खेलना शुरू कर दिया है और वो उसी माहौल में बड़ी हो रही है। और ये आपका जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आपके जहन में, बीइंग अ मैन फ्रॉम, बीइंग अ फार्मर फ्रॉम दैट सोसाइटी, जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहा है, अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे और इसको खाली जेंडर इशू बना लेंगे, देन वी आर गिविंग अ फ्री पास to this lopsided idea of development, this corrupt idea of development. We are giving a free pass to unchecked capitalism. हम ये कैसे मान लें, हम ये कैसे मान लें कि जो किसान अब से कुछ साल पहले तक उस जमीन पे खेती कर रहा था, हल चला रहा था, वो सडनली नोएडा और गुड़गांव सबर्ब्स में आके रह के सडनली उसकी जो मेंटेलिटी है वो अर्बन हो जाएगी और वो जेंडर इक्वेशंस उसकी फ्लिप हो जाएंगी, बिल्कुल जेंडर अंडरस्टैंडिंग उसकी फ्लिप हो जाएगी और उसको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अगर हम उस इंसान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कौन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो बचपन से शहरों में रहे हैं, जिनकी बचपन से परवरिश अप मार्केट जगहों पे हुई है, जो दुनिया भर में घूमे फिरे हैं, जिनकी एजुकेशंस बढ़िया हुई हैं, वो लोग अब इस क्राइम को सिर्फ महज एक जेंडर क्राइम बता के ये जो अनचेक्ड कैपिटलिज्म है इसको फ्री पास दे रहे हैं, क्योंकि इस कैपिटलिज्म के अंदर ही ये भले पड़े हैं, पले हैं, फ्लरिश किए हैं, इसका पूरा फायदा इन लोगों ने उठाया है। इनके घर में जो भी पैसा है वो कहीं ना कहीं, मैं हमेशा बोलता हूं हिंदुस्तान में जिसके पास पैसा है वो या तो खानदानी पैसा है या ब्लड मनी है, और इनमें इन सब के पास जो इसको सिर्फ जेंडर क्राइम बता रहे हैं, ये बेसिकली अपने आप को फ्री पास दे रहे हैं। तो मैं ये मेरी समझ के हिसाब से मैं मानता हूँ अगर इस क्राइम का, अगर आप ढंग से इसको समझना चाहते हैं, नो डाउट उस बाप ने गलत किया, नो डाउट उसको सजा मिलनी चाहिए, अरेस्टेड भी है। अगर आप इसको ढंग से समझना चाहते हैं ना, तो आप ये इस बारे इस चीज को समझे बिना इसको पूरी तरह नहीं समझ सकते कि हम कर क्या रहे हैं। हम शहरों को जितना बड़ा कर करके कहां कहां तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां एजुकेशन नहीं पहुंच रही, वहां पे और कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं पहुंच रही है, और कोई जो फैसिलिटी वो वहां पे नहीं पहुंच रही है। आपने बस वो किसान जो फसल उगाता है और फिर वो फसल को जाके मार्केट में बेचता है और उस पैसे से अपना घर चलाता है, फिर वो फसल उगाता है और उस फसल में से अपने खाने के लिए भी रखता है और बाहर भी बेचता है, उस किसान से आपने उसके पहला बेसिक धंधा ले लिया, जो जिसको वो सदियों से करता आ रहा है, जनरेशन से करता आ रहा है, उसको आपने एक मोटी रकम पकड़ा दी है कि जाओ अब शहरी बन जाओ, अब शहरी बन जाओ और अपने जो है औरतों को अब वैसे ही ट्रीट करो जैसे शहर में ये जो सारे लोग जिनके बीच में तुम्हें घर दे दिया है, जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं। ऑटोमेटिक वैल्यू सिस्टम चेंज कर लो अपना। इज दैट पॉसिबल? आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट ही डिड वाज राइट। हिमसेल्फ इज अ विक्टिम एज वेल। वो खुद विक्टिम है। और ये इतना हॉचपॉच सिस्टम हो चुका है कि एक विक्टिम है, उसका एक और तो कैस्केडिंग विक्टिम्स हो गए। इट्स लाइक अ पॉन्जी स्कीम ऑफ विक्टिम्स। वो जैसे एमवे वगैरह का नहीं होता, आप 2 मेंबर आप बनाओ, फिर 2 आप बनाओ, फिर 2 आप बनाओ, आप उसके 3 बनाओ, तो एक विक्टिम है, उसका दूसरा विक्टिम है, उसके ये पूरी एक स्कीम चली हुई है। बट हु इज आस्किंग क्वेश्चंस? एंड इट इज सो कन्वीनियंट टू डिसमिस दिस थिंग एज अ जेंडर रिलेटेड क्राइम that the other important questions are not being asked. आपको जेंडर वॉर में इसीलिए बिजी कर दिया गया ताकि आप क्लास वॉर के बारे में बात ही ना करो। आप मेरे को बताइए कि किस तरीके से ये जो घिनौना कांड है,
किस तरीके से हम क्यों ना इसमें हमारी जो सरकारें हैं उनकी जो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज हैं, जो किसानों की ज़मीनें घेरने की जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनको मुआवजा देने की जो पॉलिसीज हैं, बिना किसी और सहूलियत के उनको ठूसना इस अर्बन सेटअप में, क्यों ना हम उसको दोषी ठहराएं, इसको क्यों ना मैं मानूं कि वो दोषी है। और ये कहना, और ये जो ये अर्बन एलीट जो है, जो पूरी जिंदगी शहरों में जिन्होंने इस सिस्टम से फायदा उठाया है, उनका ये कहना कि वो तो जेंडर, कब तक औरतें ये जुल्म सहती रहेंगी, बिल्कुल जायज, कब तक सहती रहेंगी। लेकिन सवाल कुछ और भी है, जो उसका रूट कॉज है वो कुछ और है, उस पर बात ना आ जाए, इसलिए इसको यहाँ पे रख दो, ताकि अब ये मैन वुमेन उनके एंटागोनिज्म की ये चीज हो जाए और आगे मेन चीज पे बात ना हो। ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि कैपिटलिज्म का जो प्रभाव है भारतीय पुरुष के ऊपर, वो एकदम कन्फ्लिक्ट में है। उसको जो कुछ हासिल है, उसकी बहन को, उसकी बेटी को भी हासिल है, ये उससे दिक्कत है जी। ये वो समझ ही नहीं पा रहा है। और ये जो अकूत पैसा कुछ लोगों के पास सिर्फ इसलिए आ गया कि ज़मीनें उनकी बिक गई हैं, ये इतना अलार्मिंग है। अब मैं ये सोच रही थी, उस उम्र की बच्चियां जो टेनिस खेल रही हैं या कोई और स्पोर्ट्स या हॉबी परस्यू कर रही हैं, उनके जहनों पर क्या असर पड़ा होगा। यहाँ पर तो कोई ऑनर, अभी तक हम जिस ऑनर किलिंग को जानते थे उसमें ये होता था कि जाति के विरुद्ध या माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध लड़की ने प्यार कर लिया या शादी कर ली या वो चली गई अपने साथी के साथ। इसमें तो ये सब कुछ था ही नहीं। अच्छी भली लड़की घर में माँ बाप के साथ रह रही है। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो लॉजिक दिया जा रहा है कि भाई उसको ताने मारते तो बेटी की कमाई पर, ऐसा भी नहीं है ना वो वेल ऑफ, वो तो अच्छे खासा मुआवजा के साथ उसके 15 लाख महीने का किराया आ रहा है, कुछ ऐसा मैंने सुना है। तो देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन हियर, ठीक है। लेकिन बहुत आसान है इसको खाली एक, जैसे कि मैं आपको जैसे 1989 में भारतीय संविधान में मतलब एक कानून इंट्रोड्यूस करा गया था जो SC/ST एक्ट से अलग था, जिसमें जो क्राइम्स जो है कास्ट रिलेटेड जो क्राइम थे ना, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाना था। जैसे कि हेट क्राइम्स हो बोला जाए उनको, कि अगर इफ इट्स अ मर्डर, कास्ट रिलेटेड मर्डर, तो इट्स नॉट मेयरली अ मर्डर, उसकी कैटेगरी अलग बनी थी कि इसको उस लेंस से देखा जाएगा। चाहे रेप है तो वो कास्ट रिलेटेड है तो उसको उस लेंस से देखा जाएगा। ये अलग बात है कि उस लॉ का उपयोग बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से उसका एक ही कन्विक्शन है इतने सालों में, बिकॉज हमारी सोसाइटी बाय एंड लार्ज कास्टिस्ट है, ठीक है। ठीक, हमारे जजेस कास्टिस्ट, जी, ठीक उसी तरीके से कि ये जो इस तरीके के जो क्राइम है, ये ऑनर क्राइम से ज्यादा ये क्राइम है कि हमने अपनी सोसाइटी को किस तरीके से पूंजीवाद की गिरफ्त में इतना डाल दिया है कि अब ये सब हाथ से जो है ना, अभी तो लड़की मरी, कोई लड़का भी हो सकता था उस, अगर मान लो उस बंदे का कोई बेटा होता जो टेनिस खेल रहा होता, वो किसी शहर की किसी लड़की के साथ उसका कुछ अफेयर चल रहा होता, या वो गे होता, या सॉरी कुछ भी ऐसा लाइफस्टाइल उसका होता जो उसके जो रूरल वैल्यू सिस्टम में सेट नहीं बैठ रहा, तो शायद वो उसे भी गोली मार देता, शायद उसको भी गोली मार देता। तो आई एम जस्ट सेइंग, और बहुत सारे लोग इस पे नाराज भी हो सकते हैं कि क्या जेंडर को तो वो कर रहा है, ये कर रहा है, होते रहे यार। इन लोगों की मेरे को परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपनी समझ के हिसाब से बोल रहा हूँ, और क्योंकि मैं उस परिवेश से खुद बिलोंग करता हूँ। मुझे मालूम है कि अगर मेरे गांव के लोगों की ज़मीन लेके उनको 50-50 करोड़ मुआवजा दे दिया जाए और उनको नोएडा गुड़गांव में बिठा दिया जाए, मुझे मालूम है वो क्या करेंगे। सरकार को मालूम नहीं है, पॉलिसी मेकर्स को मालूम नहीं है, ये जो बिल्डर्स अंधाधुंध फ्लैट बनाए जा रहे हैं उनको मालूम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट, मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट है ये सोसाइटी तो का। आप अगर इसको एक बहुत ही रिडक्टिव अप्रोच है, अगर आप इसको खाली एक जेंडर के लेंस से देखेंगे तो, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स मच मोर देन दैट। ऑफ कोर्स इट्स अ जेंडर इशू टू, नोबडी इज डिनाइंग इट, बट इट्स नॉट, इट्स अ रिडक्टिव अप्रोच, इट्स अ मच बिगर इशू। और अपनी आपकी जो अर्बन मोरालिटी है और जो रूरल मोरालिटी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। रूरल मोरालिटी को आप ठीक उसी तरीके से, अगर ये अर्बन लोगों को मान लीजिए इनसे इनके घर वर ले लिया जाए और इनको गांव में भेज दिया जाए कि जाओ भी तुम वहां पे जाओ और तुम खेती करो,
क्या ये कर लेंगे? क्या ये अपनी ये अर्बन मेंटेलिटी को लेके इंडिया के देहात में जाके क्या ये सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब तुम नहीं कर सकते तो तुम उनसे ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि वो आके तुम्हारे ह्यूमन राइट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मान ले, जेंडर राइट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मान ले, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मान ले, है तुम्हारा जो भी वैल्यू सिस्टम है वो पूरा का पूरा अडॉप्ट कर ले। तुम नहीं कर सकते तो वो कैसे कर लेंगे? वो तुमसे कम पढ़े लिखे हैं, वो तुमसे तुमसे इतने तुमसे कम इंटेलेक्चुअली इवॉल्व है। सेंसिटाइजेशन उनका थोड़ी हुआ है। उनका नहीं, आपका हुआ है। आप करके दिखाओ ना, आप जाके वहां पे दिखाओ। आप 2 दिन नहीं रह सकते गांव में। तो ये मैं, अब किसी को बुरा लग रहा है तो लग रहा है अब, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, गुड़गांव जैसी जगह या ग्रेटर नोएडा, इन सब जगहों पे बहुत सारे बच्चे बाहर से आकर के जॉब्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग डिजिटल कुलीज कह रहे हैं। वो आकर के जॉब कर रहे हैं और वो पीजीज में रहते हैं या शेयर्ड एकोमोडेशंस में रहते हैं। वहाँ फिर वो लोग, क्योंकि पैसे उतने नहीं हैं, तो हाउस पार्टीज़ हैं, ये हैं वो हैं। पूरा समाज डर गया इन बच्चों से। उनको ये लगता है कि ये उनके, आप शर्तें देखें, कोई इतने बजे से इतने बजे के बाद कोई नहीं आएगा, कोई लड़का मिलने नहीं आएगा, या जो भी वो शर्तें लगाते हैं। यहाँ अभी तक ये पता चल रहा है कि अब तो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं पीजी एकोमोडेशंस में, टू कीप चेक ऑन देयर एक्टिविटीज़। तो ये जो पूरा अपने घरों से बिछड़े हुए बच्चे हैं, ये 50,000 रुपये महीना या 60, 70, 80 जो भी है, ये छोटी तनख्वाहों पे काम करने वाले बच्चे हैं। इनकी जिंदगियों में सोशल लाइफ बची ही नहीं है। तो और ये जो माँ बाप हैं, ये जो टेनेंट रख रहे हैं, फिर ये उसी तरह से अपने बच्चों को भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं। नहीं, ये तो एक कल्चरल शॉक में चले गए। एक तो हमारे यहाँ प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। हिंदुस्तानियों में प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इनफैक्ट प्राइवेसी अगर कोई रखना चाह रहा है तो उसको बोलते हैं कि यार तेरे को तमीज़ ही नहीं है, तो दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है। माँ बाप बोलते हैं उसके, तेरी को फीमेल फ्रेंड आई हुई है तो दरवाज़ा खोल के रख। वैसे कोई चाय नहीं पीता होगा, माँ उस बार 4 बार आके पूछ के जाएगी, बाप पूछ के जाएगा तेरे को चाय पीनी है कुछ, वैसे क्यों ना पूछें। तो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है नहीं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि इधर उधर शहर से आके रह रहे हैं इतने पैसे और उनके बच्चों फिक्र हो रही है, ये जो खिचड़ी सी पक्की हुई है, ये जो और इसको ही हम अर्बनाइजेशन या डेवलपमेंट, कैपिटलिज्म की लानत है। ये तो लानत भरी हुई है ना। जब सोसाइटी में ये दिस एन इकोनॉमिक क्लैश, और ये क्लैश होगा तो फिर ये मर्डर्स होंगे। और क्या गलती थी उस लड़की की, और उस बाप का भी क्या हाल हुआ होगा बाद में जब उसने रियलाइज किया होगा कि उसने अपनी औलाद को इस तरह मार दिया। नहीं, अब देखें, मेरी कोई सहानुभूति उस बाप के साथ इस अगर पर्टिकुलर उस इंसिडेंट को आइसोलेशन में देखूं तो नहीं है, लेकिन वही जो आपने बात कही कि वो खुद भी एक विक्टिम है। ये विक्टिम की पॉन्जी स्कीम चली हुई है, वो खुद भी एक विक्टिम है। अगर कोई इंसान, देखिए, कोई इंसान किसी चीज में बिलीव करता है, ठीक है, आप उसका बिलीव चेंज नहीं कर सकते। आप कोई बिलीवर, समबडी हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, बहुत शिद्दत से बिलीव करता है, आप कितना ही भी एविडेंस उसको दे लें, कितना ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उसके साथ कर लें, आप कितना ही भी उसके आर्ग्यूमेंट्स को काट लें, वो नहीं मानेगा। तो जब वो एक शहरी बिलीवर को आप ये नहीं कर सकते, तो एक देहाती, समबडी हु बिलीव्स इन हिज ट्राइबल ही बोल लो अगर इसको, हालांकि ट्राइबल्स आर वे मोर प्रोग्रेसिव इन मेनी वेज, ठीक है, उस वैल्यू सिस्टम को वो कैसे बदल? दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। और धर्म हमारी जिंदगियों में बढ़ाया जा रहा है। बाकायदा धर्म को ऐसा बताया जा रहा है कि धर्म के इर्द गिर्द जिंदगी होनी चाहिए। जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा धर्म नहीं रह गया है, और उसमें सरकार बहुत पैसा लगा रही है, मीडिया बहुत इन्वेस्ट कर रहा है धर्म को बढ़ाने में। आप सीरियस से सीरियस मामले पर आप देखेंगे कि अलग अलग धर्म गुरु बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं, जैसे वो सोशलॉजिस्ट हों, जैसे वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हों। ये बहुत परेशानी होती है कि इन लोगों को क्यों बिठाया है। हमारे पास एक्सपर्ट्स थे, लेकिन अगर धर्म इतना आ गया है हमारी ज़िंदगियों में, आप ये देखें, अभी कांवड़ का जो पूरा मामला अभी गुजरा है कांवड़, तो जिस तरह की छूट दी गई है, खासकर उत्तर प्रदेश में दी गई है, वो बहुत डराता है। ये इस देयर सम डिज़ाइन की पैट्रियार्की का इस तरह का भी एक उभार सामने लाया गया है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी एक्शन की। देखिए, मैं इस पे अगेन, मैं जो सोचता हूँ, अगेन मेरी कोई अल्टीमेट सोच नहीं है ना मुझे, पर मैं क्या सोचता हूँ कि ये कांवड़ यात्रा का अगर आप एग्जांपल लें ना, तो छूट दी गई है,
पहली बात तो है कि धर्म में इतना गुस्सा है, जैसे न्यूज चैनल्स वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपनी कब्र खोद रहे हैं। ठीक है, कहीं धर्म के इन्वेस्टमेंट ने कभी रीपे करा ही नहीं है तो इतिहास गवाह कहीं पे भी देख लें। तो ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कांवड़ यात्रा को इतना ग्लोरीफाई करके और इतनी छूट दी गई है, दिस इज लेजी गवर्नेंस। सरकार क्योंकि कोई कुछ और करने में उसकी दिलचस्पी नहीं है, कुछ और उसने करना ही नहीं है, तो उसने इसको ग्लोरीफाई करना है। इसमें उसका कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है सरकार का। इसमें अपने ही पुलिस वालों को बोल दे इनके पैर दबा लो, अपने ही मंत्रियों को बोल दे इनके ऊपर फूल बरसा लो, अपने डीजीपी को बोलो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा दो। पॉइंट वो नहीं है। ये चलो खुला हो रहा है। सवाल को मैं कुछ और सवाल पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ कि पब्लिक प्लेस पे जो हुड़दंग मचता है कांवड़ टाइम पे, जब लोग कंप्लेन करते हैं कि डिसिप्लिन नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कब होता है पब्लिक प्लेस पे डिसिप्लिन यार? जब आपके घरों में शादियां होती हैं, बारातें निकलती हैं, तो आप पूरी सड़क पे जो हुड़दंग मचाते हो, क्या वो डिसिप्लिन है? उस वक्त आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे से एम्बुलेंस आ रही है या क्या कहते हैं, किसी को बहुत जल्दी है, कोई हॉर्न बजा दे तो आप उसको मारने को तैयार हो जाते हो। कांवड़ भी वही करते हैं। जब आप अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स के सामने उन स्कूलों से पिक करने जाते हो, जब दोपहर को उनकी छुट्टी होती है, आपने उन स्कूलों के बाहर जो सड़कें हैं उसके आसपास उनका हाल देखा है? घंटों घंटों का ट्रैफिक जैम वहां पे। जैसे मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है आईआईटी के बगल में, उसके बाहर देखो जब स्कूल की छुट्टी हो रही होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में BMW, मर्सिडीज और ऑडी वॉडी लेके सड़कों पे खड़ी करके और दादागिरी में ऐसे घूम रहे होते हैं पेरेंट्स। आप मजाल है आप किसी को क्या के दिखाओगे आप प्लीज गाड़ी ठीक से लगाएं, सारे के सारे मारने को जाएंगे। वही कांवड़ करते हैं हर पब्लिक स्कूल के बाहर यही आप हाल है। देखें आजकल की डेट में हिंदुस्तान में कॉलोनीज में मंडे ट्यूसडे में कभी मंगल बाजार लग रहा है, कभी बुध बाजार लग रहा है, कभी शुक्र बाजार लग रहा है। ये जो सब्जी वब्जी लग जाती है सड़कों पे, वहां पे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लाके उस सड़क पे खड़ी करके वहां पे 5-5 रुपए का मोल भाव कर रहे होते हैं। तो पब्लिक प्लेस पे डिसिप्लिन तो कहीं भी नहीं है। कांवड़ को क्यों पॉइंट आउट करें? और दूसरी बात, ये जो कांवड़ लेने जा रहे हैं जो ये लड़के, वंस दिस कांवड़ यात्रा इज ओवर, व्हाट इज देयर लाइफ? सरकार का इनके लिए प्लान क्या है? तुमने उस 10 दिन के अंदर जो उनको, क्योंकि तुम्हें बाकी कुछ नहीं करना ना इनके लिए, तो इस 10 दिन का इनको तुमने लॉलीपॉप दे दी। और ये वो लोग हैं जिसको इस समाज ने हाशिए पे रखा हुआ है। ये वो लोग, इन्हीं लोगों को धर्म की घुट्टी पिलाने की जरूरत है ना आपको, क्योंकि आप इनके लिए और कुछ नहीं कर रहे हो। ये वो लोग हैं जो कहीं पे वेटर है, जो कहीं पे मैकेनिक है, जो कहीं पे दुकान चलाता है, कहीं दुकान पे हेल्पर है, कहीं मॉल के बाहर वैले पार्किंग करवाता है कोई। ये वो लोग हैं जो साल में 350 दिन आपको अय्याशी करते हुए देखते हैं और इनको आप बदतमीजी के साथ ट्रीट करते हो। इनको आप ऐसे ट्रीट, ले भाई चाबी गाड़ी ठीक से लगा, और ठुक कैसे गई। ये वो लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो इन 10 दिन के अंदर दे वांट टू क्लेम देयर राइट टू दिस रिपब्लिक। आपने देखा है जब ये गाड़ियां फोड़ते हैं तो ये रेज है, ये शौक या नहीं है कि ऐसे घुमा दी, इधर फूट गया इधर फूट गया। ये गाड़ी को सिर्फ तोड़ के दम नहीं लेते हैं, उसको उल्टा पुल्टा करते हैं। दिस इज रेज। और ये रेज है कि हम एक्सक्लूडेड हैं, ये हमारे पास नहीं है। और ये तुम लोग हो जो हमको सारे साल गाली बकते हो, सारे साल हमारा शोषण होता है, सारे साल वी आर इनविजिबल, वी डोंट एग्जिस्ट, वी हैव नो राइट्स। और सरकार का कोई इरादा नहीं है सारे साल इनके लिए कुछ करने के लिए। ये 10 दिन में इनको शिव भक्त बना दो। अभी एक लड़का पता नहीं कितने किलो पानी लेके आया, उसका कंधा टूट गया, वो मर गया वो। तो उनको ये दे दो और कुछ मत करो। तो फिर तो वो प्याज पे भी जो गुस्सा हो रहा है ना कि हमारे खाने में प्याज क्यों है, वो वही कर रहे हैं जो इस सोसाइटी के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जिनके पास है, हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिपब्लिक्स, वो भी यही करते हैं। जब उनकी बारातें निकलती हैं, जब स्कूल में अपने बच्चों को उठाने लेके जाते हैं, जब ये बुध बाजार में अपनी सब्जियां खरीदने जाते हैं, वो कैसे सही है और ये कैसे गलत है? आपने मेरा नजरिया बदल दिया है। आई रियली फील फॉर देम नाउ। जी मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझ रही हूँ जस्टिफाइड जो पावरलेसनेस वो बाकी 11 महीने झेलते हैं वो, उसको वो मिटिगेट कर रहे हैं। आप ये उनका देखो, एंग्स्ट है ये। सत्या फिल्म इसी बात पे बनी थी। वो एक वेटर था जिसने जाके कस्टमर को बियर की बोतल दी और कस्टमर ने बदतमीजी से बात करी, वेटर ने उसका मर्डर कर दिया। दैट वाज रेज, दैट वाज द रेज के पेंट अप रेज है कि ये। मैं कुछ हूं ही नहीं क्या।
औकात नहीं मेरी कोई कोई। कोई भी कभी भी पुलिस उठा के कूट देगी, गाली गलौज कहीं चोरी उन्हें उठा के पीट देंगे। दिस इज वेयर। और जब जब जो कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इतना करप्ट और इतना लालची, लोभी और वाहियात होता है, तो गरीब को धर्म का सहारा देके गरीब से यही करवाते हैं। फिर गरीब के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये क्लास वॉर है। मैं बार बार क्लास को बोल रहा हूं कि ऐसा, क्योंकि मेरे तो घर के सामने से होता है ये सब। ये जो गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, ये जो मार्क्स ने कभी कल्पना करी थी ना सर्वहारा की क्रांति, ठीक है, वो तो नहीं है ये, लेकिन ये उसका एक वानगी है। हाँ, उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर है कि अगर सर्वहारा की क्रांति हुई तो तैयार हो जाओ अपनी गाड़ियां उड़वाने के लिए। दिस इज सो ब्यूटीफुल ऑल्सो, स्केरी एंड ब्यूटीफुल। अब ये कांवड़ से ही कभी क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि कभी कोई कांवड़ के दौर में ये चीज शुरू होगी और ये फैल जाएगी? शिवा, ये हो रहा है, ये अभी हुआ 10 दिन ना, ये हो रहा है। लेकिन क्या जो नैरेटिव आपको बनाया जाता है कि गुंडागर्दी हो रही है और ये हो रहा है और फलाना हो रहा है, आपके अड़ोसी पड़ोसी आके बोलते हैं कि वहां बदतमीजी हो रही है, यहाँ आप मेरे को बताओ कांवड़ ऐसी कौन सी बदतमीजी कर रहे हैं जो बाकी जो जनता है, जो घरों में गाड़ी भरते हैं, बाकी दिनों में नहीं करते? ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? सिर्फ ही ना सड़कें घेर रहे हैं। भाई आप भी तो घेरते हो। किसी पॉलिटिकल लीडर की रैली हो जाए, आप मजाल है वहां से गाड़ी निकाल लो घंटे घंटे, पूरी सड़क बंद करके रखते हैं, चाहे एम्बुलेंस है चाहे कुछ हो, आप खड़े रहोगे वहां पे। वो कैसे जस्टिफाइड है? लेकिन जो अपर मिडिल क्लास या शहरी मिडिल क्लास है, जो बेचारा ना कांवड़ बन पा रहा है, ना वो उसके पास ये हक है कि वो पॉलिटिकल रैली में जाकर गुंडागर्दी कर ले, वो दोनों तरफ से पिस रहा है। उसका जो लैमेंट है, उसका जो चीत्कार है, वो कहाँ जाएगा? वो निकलेंगे। अभी तो अदराइजेशन क्या हुआ, अभी मुसलमान पे निकल रहा है। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो उसको एक फर्जी दुश्मन दे दो कि तू इसकी वजह से तू सफर कर रहा है, ताकि वो उधर फोकस करे। दलित को दे दो ताकि वो उधर फोकस करे, आपसे सवाल ना पूछ ले, सरकार से कुछ ना पूछ ले। और ये जिनके पास, आप ये सोचो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा जान पहचान का बंदा है, कॉर्पोरेट में काम करता है, ठीक है, बहुत भयंकर शिव भक्त है, और कांवड़ की बड़ी तस्वीरें मेरे को भेज रहा था। कॉर्पोरेट में काम करता है। वो नहीं गया था तो मैंने कहा कि यार तू गया नहीं लेने? कहता नहीं यार, ऑफिस में क्या बोलूं? मैंने कहा बोलना कि कांवड़ लेने जाना है। कि पागल हो गया, इस बात पे छुट्टी मिलती है क्या? मोटी बात, सिंपल सी, अगर नौकरी होगी तो कोई कांवड़ लेने नहीं जाएगा। Exactly. क्योंकि नौकरियां आप दे नहीं सकते, तो ये पिला दो। 1 महीने का मुफ्त राशन, खाना पीना, और वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। आप देखें कितना मुश्किल का काम है, कितना मुश्किल, नंगे पांव, इतने भारी भारी उठा के। ये जुल्म है। ये सरकार जो इन लोगों के ऊपर कर रही है, ये जुल्म है। अच्छा, जो पानी वो ले जाके चढ़ाते हैं, वो जो चढ़ाने की जो प्रोसेस है, वो इतना बेइज्जती भरा है। उनके पानी को यूं फेंका जाता है, और वो बहुत अपने आप है, और फिर वो नाली में बह रहा है। ये पानी इतना पवित्र है, और वो 2 मिनट में चढ़ने के बाद नाली में बह रहा है। ये सब क्या हो रहा है? देखें, मैं तो ये मानता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया में है क्या है शिवा, मैं ये मानता हूँ कि वो पानी जो है ना, उन इंसानों से ज्यादा पवित्र नहीं है जो उसके लिए लेने ऊपर नीचे जा रहे हैं। और वो इंसान जो इस पानी से भी ज्यादा पवित्र हैं, उसकी औकात इस सरकार की नजर में क्या है, ये इस 10 दिन के अंदर समझ में आ जाता है। बिल्कुल समझ में आ जाता है। मेरी एक कैब ड्राइवर साहब से बात हो रही थी, जो कांवड़ के दौरान में अपनी गाड़ी निकालने में मुझे लगता है कि भाई कहीं फंस गया तो क्या ही होगा मेरा, तो कैब यूज़ करते हैं। तो वो ये बात कह रहे थे कि ये जो वो कह रहे थे मुझे भी डर लगता है कांवड़ से। तो मैंने कहा आपके यहाँ से कोई जाता है? कि नहीं मैडम, कहाँ फुर्सत है, हमें तो गाड़ी से फुर्सत नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये आप जब कांवड़ के दौरान जब गाड़ी चलाते हैं और वो लोग साथ में, तो उन्होंने कहा देखिए,
हम तो सरकार से बस एक ही, और वो मोदी भक्त ड्राइवर थे, उन्होंने कहा देखिए इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं, सारे देश में सड़कों का जाल है। फिर मैंने उनसे पूछा भी कि क्या वो सड़कें आपका परिवार इस्तेमाल करता है, तो उनका नहीं, हमारा तो छोटे शहर में रहता है परिवार, उतना आना जाना हमारा नहीं। मैंने कहा जहाँ आपका आना जाना उस छोटे शहर के अंदर की सड़कें कैसी हैं, तो उनका नहीं वो तो बहुत बुरी हैं। तो वो समझ गए मैं क्या कह रही हूँ उनसे। मैंने कहा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सड़कें अच्छी नहीं हो रही हैं, जो बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सड़कें अच्छी हो रही हैं, और वो जो टोल दे सकते हैं उनकी सड़कें। खैर, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो कांवड़ है ये इसमें इतना कुछ होता है, आप भी डरते हैं, तो इसका क्या हल है? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, सिर्फ सरकार ये कह दे कि डीजे की इजाज़त नहीं, म्यूज़िक बंद कर दे, क्योंकि म्यूज़िक से जोश आता है और फिर उससे पागलपन होता है और उससे फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। सिर्फ अगर सरकार डीजे बंद कर दे तो कांवड़ से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कांवड़ भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, और 25% कांवड़ रह जाएंगे। अगर डीजे नहीं होगा तो कांवड़ भी नहीं होंगे उतने। आप ये देखें ना, अब ये जो शहरी अर्बन एलीट है ये भी तो हर वीकेंड फ्राइडे नाइट को, सैटरडे नाइट को अपने क्लब्स में जाते हैं, सुबह 3-3, 4-4 बजे तक नाचते हैं वहां पे पागलों की तरह शराब पी के, और फिर रोड रैश करते हैं। कोई मारता है, कोई कुछ करता है। हाउ इज दैट डिफरेंट? उनको अपनी रेव पार्टीज चाहिए अर्बन एलीट को, तो इनको भी चाहिए ना भाई, इनका भी तो हक है। वो तुमको जाते हुए देखते हैं, तुम्हारी गाड़ियां पार्क करते हुए कि तुम उन पार्टीज में जा रहे हो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में, तुमसे तमीज से बात नहीं कर रहे हैं। वो देखते हैं, वो भी तो सोचता होगा ना। कितनी पुरानी पिक्चरें आती थी 70s के 80s के, अमिताभ बच्चन छोटा होता है, देखता है एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, और वो मेहनत करके बन जाता है, बट वो दैट वाज अ डिफरेंट इंडिया। ठीक है, तब नेशन बिल्डिंग फिर भी हो रही थी। अब तो ये तो आप किसी अंधे को ही नहीं दिखेगा ये अंधा वर्ड। आप कोई बोलेगा अंधा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, बट वो नहीं, मैं भी थोड़ी अंधी थी, मुझे भी थोड़ा, आपने मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज किया है कि ये जो एम्पावरमेंट है, ये इंड्यूस्ड एम्पावरमेंट बहुत छोटा सा, ये एक तरह का मिराज है, इमरत मरीचिका है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वही है कि आप किसी चूहे को खाने को नहीं दे रहे हो महीनों तो नहीं, मतलब हफ्ते भर चूहे को, अगर लैब रैट को खाने को नहीं दे रहे हो, फिर 10 दिन के बाद उसको आपने कोकेन का इंजेक्शन दे दिया, तो उछला ही फिरेगा ना। आप उनके बेसिक राइट्स, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ शिवा, किसी भी एक कावड़ को पकड़ के ना आप उसकी कहानी सुन लेना कि वो कहाँ से आता है, दिन भर वो क्या करता है, इन 10-12 दिन, जब जितने भी दिन चलता है वो, उसके अलावा उसका लाइफ क्या है। और इसमें कास्ट लोकेशन भी है। बिल्कुल है। एक वीडियो में देख रही थी तो कांवड़ से पूछ रहे थे आपका पूरा नाम क्या है, तो पासी, यादव, विश्वकर्मा और इसी तरह के कुशवाहा, या जो मुझे नहीं पता वो कास्ट कौन सी हैं, लेकिन वो बाद में ये कह रहे थे कि देखिए ये सारे ओबीसी एससी लोग हैं जी। जो कांवड़ दौड़ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अमीर लोग भी जाते हैं अपनी गाड़ी वाड़ियों में चले जाते हैं, और बहुत सारे मतलब जाट गुजर भी हैं जो जाते हैं वो अपनी गाड़ी में आना जाना कर लेते हैं वो अपना। और फिर दूसरी बात ये है कि वो जो जाट गुजर, जो अगेन वो टेनिस वाली जो एग्जांपल है उसी पे आता है, ये जाट गुजर जो हैं ये अर्बन एरियाज के आसपास रह रहे हैं, अर्बन लाइफस्टाइल देख रहे हैं, लेकिन है तो रूरल ही ना। तो इनको भी वो 10 दिन में फुल फ्रीडम होती है कि हम जो मर्जी करें। नहीं, इस बार पैदल वाले कांवड़ियों ने कार वाले कांवड़ियों को भी पीटा है, उनकी गाड़ी भी पलटी है। दिस ओनली प्रूव्स माय पॉइंट ना कि भाई उनका जो मकसद न्यूसेंस, खाली न्यूसेंस क्रिएट करना नहीं है। कोई अपने मन से, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि कोई ये तो नहीं सोचता कि आज भी न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऐसे तो शायद ही होता हो। ठीक है, एक गाड़ी टच हो गई, वो जो टच है ना, वो उनको मालूम है कि इस 10 दिन के बाद ना ये गाड़ी अभी तो टच हुई है, ये मेरे को थप्पड़ भी मार देगा ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। आज इसने गाड़ी कैसे टच करी, ये मेरा टाइम है। ये तो हमें देखना, लोगों को समझना चाहिए, और सरकार तो खैर क्या ही समझे, लोगों को समझना चाहिए कि हमारा एक सोसाइटी का, हमारे देश के नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका है जिनके पास जीवन उन्मुक्त तरीके से जीने के लिए सिर्फ यही 10 दिन होते हैं, और इसके अलावा बाकी 350-355 दिन वो ऐसी जिंदगी जीते हैं जिनके ऊपर 8 फिल्में बनती हैं। वो ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई हेल्थ केयर नहीं है, ये दुरूह काल के पात्र हैं। हाँ, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
तो मुझे तो ये जज करना अब ठीक इसी तरीके से अब कांवड़ यात्रा के अंदर किसी महिला के साथ कोई बदसलूकी हो जाए, कोई मोलेस्टेशन का केस हो जाए, कोई और भी गंभीर कुछ केस हो जाए, उसको अगर आप सिर्फ जेंडर के लेंस से देखोगे कि मर्द का अत्याचार स्त्री के ऊपर, तो फिर आप उसको रिडक्टिव तरीके से देख रहे हैं। मसला कुछ और है। अब तो लड़कियां भी जा रही हैं और जाती उसी तबके की लड़कियां हैं, हाँ। और वो भी वो सारा वो जो भोले का प्रसाद है उसका सेवन करती हैं और वो भी मस्त रहती हैं। तो मैं अब आप जब ये बात कह रहे हैं तो मैं समझ रही हूँ कि ये जो 10 दिन की विंडो है उन फ्रीडम की, लड़कियों के लिए कितनी आजादी है, हाँ उनके लिए कितनी आजादी। वो तो नहीं जा सकती ना नाइट क्लब में, वो तो नहीं जा सकती किसी महंगे बार में, वो तो सिर्फ जाते हुए ये वो तो घर से बाहर भी नहीं रह सकती अदरवाइज। अगर रहती हुई कोई काम भी करते हुए क्या होगा, कोई महंगा बार होगा, उसमें उसके वॉशरूम में जो ड्यूटी होगी उसकी, उल्टियां कर रहे होंगे अमीरजादे और वो साफ कर हाँ, या बाहर पार्किंग में उसकी ड्यूटी होगी। आप ये जो सोशल जो इनइक्वालिटी है, दिस इज द कॉज ऑफ जो टेनिस प्लेयर को मारने का और ये कांवड़ की हुड़दंग का, ये सब अगर हम जब तक हम ये करते रहेंगे ना शिवा कि ये बाप ने बेटी को मार दिया, कब तक औरतें ये झेलती रहेंगी, जो या कांवड़ में किसी औरत के साथ बदतमीजी होगी या किसी गाड़ी को पलट, जब तक हम इसको आइसोलेशन में देखते रहेंगे, इसको जेंडर का नाम दे दिया, इसको गुंडागर्दी का नाम दे दिया, तब तक हम उस चीज को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको पूरे को एड्रेस करेंगे, पूरे मामले को एड्रेस करेंगे कि असल में मसला क्या है, तो हम सब अपने आप को कंप्लिसिट पाएंगे। हम में से हर वो आदमी जो अपने ड्राइवर को बदतमीजी से बोलता है, जो उसको डांटता है, हम में से हर वो इंसान जो अपने घर की मेड से तमीज से बात नहीं करता, हम में से हर एक वो इंसान जो अपने माली से तमीज से बात नहीं करता, हम में से हर एक वो इंसान जो अपने से नीचे, अपने से छोटे इंसान को इज्जत नहीं देता, हम सब दोषी हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। आपने सही कहा। अभी दिल्ली जैसे बड़े शहर में बेहिसाब झुग्गियां तोड़ दी गई हैं, उनके सर से छत छीन ली गई है। अभी तक हमें सड़क पर पड़े ये जीवन गुजारते हुए लोग खटकते थे, अभी हमारी सरकार ने ही कर लिया। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अपराध करेंगे, छीन लेंगे, किसी का उठा करके इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन हमने ऑप्शन लेसनेस के साथ में उनका सब कुछ खत्म कर दिया और छोड़ दिया। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जिनके एग्जाम थे, जिनके बोर्ड थे, वो लड़कियां आ रही हैं, वो कह रही हैं कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो जब से दिल्ली में नई सरकार आई है, ऐसी टर्मोइल में चली गई है दिल्ली, जो गरीबों की दिल्ली है, वो बस उजड़ गई हैं वो बस्तियां। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अब वो बच्चे अगर अपराध में चले जाएंगे तो ये कसूर किसका है? जो स्कूल जा रहे थे। बिल्कुल। और उनको ऊपर से आप जो कल्चरल ओवरडोज दे रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू या बॉलीवुड के थ्रू, आप उनको एक वो ओवरडोज दे रहे हो, वो लाइफ उनको दे रहे हो जो उनके आसपास है भी नहीं, जिसमें औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, जिसमें उनको दिखाया कि हीरो जो है एनिमल टाइप फिल्में जैसी आ रही, आप ये उनको ओवरडोज में दे रहे हो, तो फिर आप इस सोसाइटी में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर आप एज एन अर्बन ड्वेलर जिसके पास हर चीज का एक्सेस रहा है, जिसके पास एजुकेशन का एक्सेस रहा है, हेल्थ केयर का एक्सेस रहा है, सिक्योरिटी का एक्सेस रहा है, अगर बिजली और साफ पानी का एक्सेस रहा है, आप भी अगर इन चीजों को एक आइसोलेटेड मतलब अपने वो, आप ये देखें ना, किसी भी चीज को अगर जैसे ही टेनिस वाली लड़की का, बच्ची का जो मर्डर है, इसको जेंडर क्राइम बता दें, अगर किसी की हिम्मत नहीं कि उसके नीचे लिख देंगे जेंडर क्राइम से ज्यादा बहुत कुछ है, क्योंकि ये जो अर्बन एलीट है, ये गिद्ध की तरह, जो अर्बन जो बुर्जुआ फेमिनिस्ट जिनको बोला गया ट्रेडिशनली फेमिनिस्ट लिटरेचर्स के अंदर, ये गिद्ध की तरह आपके ऊपर आएंगे और उसको बोलेंगे ये देखो जेंडर इशू को कुछ और बता रहे हैं इनके लिए महिलाओं की, जब अरे भाई महिलाओं का इशू तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये क्लास वॉर खत्म नहीं होगी, जब तक ये क्लास का इशू सॉल्व नहीं होगा। बेशक। तो मैं अगर ये बोलूंगा तो मैं कोई महिलाओं का दुश्मन नहीं हो गया, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं कि ये जो लोअर क्लास और अपर क्लास का जो ये मसला है, और जो और भी ज्यादा डिवाइडेड होता चला है, ये सॉल्व नहीं होगा, तो गेट रेडी फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर आर नो ह्यूमन राइट्स, देयर आर नो जेंडर राइट्स, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो ऑर्डर, इट्स गोइंग टू बी अटर केओस। और एक्चुअली हम केओस में रह रहे हैं।
और ये जो पूरा तबका है, वो तबका जिसको हम कहेंगे, जो इसको रिडक्टिव वे में डील करना चाहता है, उनका आप लोकेशन देखें, क्लास कास्ट लोकेशन, अर्बन, एजुकेटेड, अपर अपर कास्ट, कास्ट, ऑल अपर कास्ट, और ये उसी लेंस से सारा कुछ देख रही होती हैं। या तो ये जो हिपोक्रेसी ऑफ फेमिनिज्म है हमारे यहाँ, इस पर भी बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी क्योंकि दलित महिलाओं का रेप उनको परेशान नहीं करता। हाँ, उनके बॉयफ्रेंड, उनके हस्बैंड, उनका पति अगर उनके साथ कोई कुछ करता है तो वो उसको थ्योराइज करती है। जी, जी। लेकिन जो सिस्टेमिक वायलेंस है बिकॉज ऑफ द क्लास, ये उसमें जाती नहीं देखिए, है। वो अगर अपने हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या फादर, ये इन सब के जो भी हरकतें हैं उनको थ्योराइज करती हैं, वो भी हक है उनको करने का, और वो करना चाहिए। नहीं, वो सेल्फ सेंटर्ड बहुत हैं। हाँ, वो इसी पर रुके लेकिन हुए अगर हैं। सिर्फ इतना ही दायरा है आपका, मैं, आई, मी, माई सेल्फ, मेरे साथ ये, मैं वो, देन आई विल नॉट टेक योर पॉलिटिक्स सीरियसली एट ऑल। देयर हैज टू बी, मतलब आप और चीज, मतलब जो रूट कॉजेज को आप कितना अटैक कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर किसी का कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, लेकिन एक महिला होने के नाते या पुरुष होने के नाते भी अगर उसका घर में उसके साथ जुल्म हो रहा है, तो उसको पूरा हक है उसको उजागर करने का, उसके बारे में बोलने का, उसके लिए मदद मांगने का, उसको अपने सारे जो पैंतरेबाजी है इस्तेमाल करने का, अपने बोलने का हक है। तो संजय राजौरा, पुरुषों के साथ जो आजकल हो रहा है, खासकर ये जो ब्लू ड्रामा आया और भी बहुत सारी चीज़ें आई, और फिर आंकड़े आए कि 700-750 महिलाओं ने अपने पतियों को मारा है पिछले 7-8 साल में, लेकिन 800 से ज़्यादा पत्नियां मारी जाती हैं हर साल पति के द्वारा, पति के घर में पतियों द्वारा। तो ये जो फ़र्क है रेशो का, ये जो नई समझ पैदा हो रही है अर्बन मिडिल क्लास मेल में कि भैया शादी मत करो, या लड़की से रिश्ता करो तो तैयार रहो कि तुम्हें ब्लैकमेल करेगी या मार देगी। मुझे तो ना हंसी आती है। आप कैसे देखते हैं? मेरा नजरिया ठीक कर इस दीजिए। बात पे, एक तो पहली बात तो है कि इस तरह की जो घटनाएं थी तो बहुत पहले से हो रही हैं। अभी क्या है ना, एक ऑमनी प्रेजेंट सीसीटीवी कैमरा है, सोशल मीडिया, किसी ने भी फोन लेके कुछ बना दिया, ये कर दिया, तो वो अब, और सोशल मीडिया सबके पास है, फोन सबके पास है, तो वो अब सबको लग रहा है कि अभी अभी होना शुरू है। हो तो ये कब से रहा है, बहुत पहले फिल्में भी बनी, पता नहीं क्या क्या थी, मुझे नाम खून भरी मांग या पता नहीं इस टाइप की फिल्में भी आई थी। ठीक है, तो हो तो ये तब से रहा है, तो ऐसा कोई नया फिनोमेना। और जब मर्द ये बोल रहे हैं कि भाई शादी नहीं करनी, बच के रहना है, और ये फला, मुझे हंसी आती है यार। ये काम तो तुम लोग सदियों से करते आ रहे थे औरतों के साथ। यही आर्गुमेंट है औरतों का कि अब मैं ये नहीं कह रहा टू रॉन्ग्स मेक इट राइट। यही मेरा सवाल यही है कि क्या महिलाएं बदल गई हैं? नहीं, मेरे को ये लगता है कि खासतौर पे सोशल मीडिया के अगर हवाले से बात करूं तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है, जिसपे हर उस इंसान को खुश होना चाहिए कि जो महिलाओं के हक के लिए और उनके अधिकारों के लिए जागरूक है और उनके लिए चिंतित है। सोशल मीडिया में एक चीज़ अच्छी हुई है कि महिलाओं के पास पावर आई है। ठीक है, पावर आई है, एक डेफिनेट पावर शिफ्ट है, जिसकी वजह से जो पुरुष हैं वो अब इस तरह के लॉजिक देने लग गए हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, और कि भाई कैसे हम किसी पे भरोसा कर लें, कैसे कर लें। बेसिकली वो जो बातें महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं ना, वो सब उनके बारे में ठीक रही हैं इतने कई 100 सालों तक। अब वो महिलाओं के पास थोड़ी सी पावर आई है तो वो मचलने लग गए। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले कहा, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। अब इस पावर से कुछ महिलाएं करप्ट भी होंगी, कुछ तो फायदा उठाएंगी, लेकिन हर कानून का उठाती है। लेकिन ये कोई अजीब सी बात नहीं है। आप देखें, जब SC ST कानून आया देश के अंदर, ठीक है, उस कानून के आने से वो तबका, दलित तबका, जो पता नहीं कितने सालों से और आज तक दबा हुआ है, बिल्कुल खामखा की बात पे, जिसके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, उस तबके के पास फाइनली वो ताकत आई कि वो किसी सवर्णा को ये बोल सकता था, अगर ज्यादा मेरे से बकवास करी ना तो SC ST एक्ट लगा दूंगा। अब वो झूठा है या सच्चा है वो अलग बात है। झूठा भी बहुत जगह झूठा भी बोला गया, लेकिन उससे एक यूनिक चीज पैदा हुई कि जो पिछड़ा था, जिसको शोषित किया गया, उसके हाथ में फाइनली एक पावर आई है, उसके हाथ में फाइनली एक टूल आया है जिससे वो सवर्णा को ये दिखा सकता है जो पहले मुमकिन नहीं था। और आज की डेट में उस टूल की वजह से सवर्णा की टांगे कांपती हैं दलित से
पंगा लेने के लिए कि इसने झूठा SC/ST एक्ट लगा दिया तो दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया व्हेन इट कम्स टू वुमेन। अगर कोई और झूठ भी बोल रही है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट देयर इज अ डेफिनेट पावर शिफ्ट। जो औरतों के पास ये पावर है, अब वो कैसे इसको यूज करें, दैट इज, वो किसी मर्द का बिजनेस नहीं है। वो औरतों को आपस में डिसाइड करना है वो कैसे कैसे इसको यूज कर रही है, उसमें किसी मर्द को कुछ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप इसको देखें कि अगर मर्द को कोई लड़की रिजेक्ट कर दे, उसके एडवांसेस को मना कर दे कि मेरा तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या करते थे, वो तो एसिड फेंक देते थे, मर्डर तक कर देते थे। औरतें क्या कर रही हैं, सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट लगा रही हैं। नाउ कंपेयर द टू थिंग्स, और सोशल मीडिया पोस्ट से मर्द तिल मिलाने लग गए कि भाई अब हमें खतरा है, अब हमें किसी पे भरोसा नहीं है, अब हम फलाना कोई झूठा लगा दे, कोई कुछ लगा दे। अबे लगेगा झूठा भी यार, तुम भी तो यही करते आए हो। तिल मिलाना नहीं चाहिए, कम से कम एसिड तो नहीं फेंक रही है तुम्हारे ऊपर, कम से कम छुरेबाजी तो नहीं कर रही तुम्हारे साथ। सही। तो इसमें तो जो मर्द ये बोल रहे हैं ना कि भैया ये डर और वो डर, अब लड़कियों से लेकिन कानून तो ऐसा बन गया है कि अगर कोई महिला ये चार्ज लगा दे किसी पुरुष पर कि इसने मुझसे शादी का वादा किया था और शादी नहीं की, तो ये बहुत से रिश्तों में आप बाद में रियलाइज करते हैं वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। और आप, भाई एक शेर है, मोहब्बत एक नशा है, जिसका नशा पहले उतर जाए वो बेवफा है। तो अगर पुरुष ये तय करे कि नहीं वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, तो उसके ऊपर रेप का चार्ज लग जा रहा है, तो वो ये भी तो एक गड़बड़ है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। और जब आप महिलाओं को, हम ये मानते हैं कि ये आज़ादी है कि वो लिव इन में रहें, देखें, और उनको वो साथी पसंद आया या उसके प्रकृति के हिसाब से वो ठीक है तो ठीक है, वरना वो आगे बढ़ जाएं, दूसरे रिश्ते में जाएं, तीसरे में जाएं, ये इसकी इजाज़त, तो यही इजाज़त समाज पुरुष को नहीं दे रहा है। या अगर तुम रीथिंक कर रहे हो उस रिलेशनशिप पर तो हम तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगा देंगे। इसमें ये मुझे थोड़ा सा इसमें झोल नजर आता है। आप बताएं। एक तो मैं इसको ना, फेमिनिज्म एक्चुअली ये नहीं, फेमिनिज्म इज ऑल्सो अबाउट जस्टिस, प्राइमरीली अबाउट जस्टिस ओनली। ठीक है, तो मैं इसको एक फेमिनिस्ट कल्चर का हिस्सा तो नहीं मानूंगा, पर मैं हाँ ये जरूर मानता हूँ कि रेप, क्या बोला आपने, रेप का चार्ज लग जाता है कि अगर शादी का वादा करके शादी ना करी तो कुछ साल मर्द शादी ना करें, यार क्या हो गया। नहीं 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 नहीं, मैं दूसरी बात कह रही हूँ। दो लोग आए, साथ रहे, जी, और फिर उनमें से मान लीजिए पुरुष ने ये तय किया कि नहीं ये साथ ठीक नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे, हम अलग हो रहे हैं, वो अलग होना चाहता है। अब ये महिला जो है उसके ऊपर 10 तरह के चार्जेस लगा रही है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। ये आज़ादी पुरुष को भी हो कि वो रिश्ते से बाहर जाए। और मैं तो ये कहती हूँ तलाक में भी, तलाक को इजी बनाइए तो बहुत सारी जिंदगियां बच जाएंगी। तलाक को मुश्किल बना करके जुडिशरी कोई अच्छा काम नहीं कर रही है इस देश में। देखिए मैं तो शिवा ये मानता हूँ कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, जो हमारे यहाँ लॉ में भी कहते हैं सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, जैसे कोई मतलब दैविक कोई इंस्टीट्यूशन है, वो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो जो लॉज भी जो है ना इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए बनाए जाते हैं, जब तक वो सैंक्टिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं टूटेगी, एंड इट शुड हैपन फ्रॉम बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है, और बाकी जो जेंडर्स हैं जो इस इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं इस शादी में, इस इंस्टीट्यूशन को एक रेडिकल चेंज की ज़रूरत है। जब तक वो चेंज नहीं होगा तो जो ये मर्दों के पास जो असीमित पावर और प्रिविलेज थी, जो औरतों के पास नहीं थी, ये जो भयंकर पावर इम्बैलेंस है, जब ये पावर शिफ्टिंग होगी तो ये मैसी तो होगा ही। इसमें झूठे केसेस भी होंगे, इसमें सच्चे केसेस होंगे जिनको कोई सुनेगा ही नहीं। बहुत सारे सच्चे केसेस जिनको सुनेगा नहीं, और बहुत सारे झूठे केसेस होंगे जो, और ये झूठे केसेस भी उनके ही होते हैं, वही जिनका भी आपने पहले बोला ना कि अर्बन एलीट, अपर कास्ट, अपर क्लास। ठीक है, क्योंकि जो गरीब है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसे तो कोई सच्चा नहीं सुनना, झूठी कौन सुन लेगा। तो ये जो पावर बैलेंसिंग हो रही है, ये एक बहुत जरूरी चीज भी है, लेकिन ये पावर डायनेमिक इतना ज्यादा लॉपसाइडेड था कि जब ये बैलेंस होगा, वही टेक्टोनिक शिफ्ट जब होगा ना, तो भूकंप तो आएगा। और इस भूकंप में अगर कुछ लावा मर्दों के ऊपर अगर गिर रहा है, तो I think they should be the last one to complain, because all these years, for centuries, they are the ones
who have been the oppressors. बट एक बात है, जब भी किसी मर्द पर लावा गिरे या औरत पर लावा गिरे, जब वो लावा गिरता है तो वो एक पूरे इकोसिस्टम पे गिरता है। अगर कोई मर्द बेवजह जेल जा रहा है, कोई पति जेल जा रहा है, तो उसके वजह से उसकी जो बेटी पढ़ाई लिखाई थी, बहन की जो ज़िंदगी थी, जो घर में थी अभी कुंवारी, या और कुछ वो काम नहीं कर रही थी, अक्सर नहीं करती हैं, या माँ की जो ज़िंदगी थी, वो सब अफेक्टेड होती है। तो नो वन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन ना, हम सब लोग एक इकोसिस्टम में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे मुस्लिम मर्दों के लिए कानून, घटिया कानून आया, हालांकि हम 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए हम बहुत आगे आगे लड़ रहे थे, लेकिन वो जो कानून आया कि अब इसको पहले जेल जाना है और जेल में रहते हुए इसका भरण पोषण करना है और मुआवजा भी देना है, ये सारी बेवकूफ़ियाँ जो हो रही हैं, इसमें जो माँ है, जो बेटी है, जो बहन है, या इस तरह का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो अफेक्टेड हो रहा है। तो हमें थोड़ा लॉजिकल सेंस में देखना चाहिए चीज़ों को एज ए सोसाइटी। ये रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ लॉ तो होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कतई भी नहीं कह रहा कि ये जो होता है, ये गलत केसेस और ये सब जो होते हैं, ये सही है, ये होते रहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये मैस इतना ज़्यादा है, ये जो पावर इम्बैलेंस इतना ज़्यादा है कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट होगा, ये इट इज़ गोइंग टू बी मेसी, इट्स नॉट गोइंग टू बी क्लियर कट। अब हम सडनली ये एक्सपेक्ट करने लग जाएं औरतों से कि वो एक एक केस ईमानदारी से करें, तो ये भी तो हम उनको डिह्यूमनाइज ही कर रहे हैं ना भाई। वो भी इंसान ही है ना, जो एक इंसान के अंदर कोई भी कमजोरी या कोई चीज होती है, वो उनके अंदर भी होगी, वो भी तो इंसान परफेक्ट स्पीशीज तो नहीं है, वो परफेक्ट तो नहीं। उनको तो भाई फिर तो देवी तो रिलीजन बनाता है, तो वो देवी तो वो भी नहीं है। वो जो इस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दे आर ह्यूमंस। अब क्या कहते हैं, वो गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। और क्योंकि मर्द, आप ये देखें स्कूलों में हमने देखा था, किसी भी एक लड़की के बारे में एक लड़का पूरे स्कूल में एक अफवाह उड़ाया जाता था, उस लड़की को स्कूल छोड़ना पड़ता था। स्कूल छोड़ना, कई केसेस में शहर छोड़ना पड़ता था उसके बारे में झूठी अफवाह, सिर्फ इस वजह से कि ही फैंसीड हर, बात भी नहीं हुई कभी। तो जब ये इतना मतलब इस तरह की वाहियात चीजें थी, तो अब जब थोड़ा पावर टिल्ट हो रहा है, तो दिस गाय जिसने इसके बारे में फैलाया, ही शुड बी द लास्ट वन टू से कि यार हमें तो डर लग रहा है। ठीक है, अब मैं फाइनली एक चीज और बोलना चाहता हूं कि मैं ये नहीं, मैं आई ऑलवेज से टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट, बट टू एक्सपेक्ट दैट ईच एंड एवरी थिंग और केस ब्रॉट अप बाय विमेन शुड बी ट्रू, ये आप आदमी पे लगा के देखो ना, कि ईच एंड एवरी केस दैट हैज बीन ब्रॉट अप बाय मेन अबाउट एनीथिंग शुड बी ट्रू। नहीं कोई आदमी खरा नहीं उतरेगा ना, तो तुम यहां कैसे उम्मीद कर रहे हो? तो इन्हीं सब चीजों के बीच में नेविगेट करना, नेगोशिएट करना, ये काम इसीलिए पॉलिसी मेकर्स का, सरकारों का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, जर्नलिस्ट का, एक्टिविस्ट का, ये जो सोसाइटी को इवॉल्व करने के लिए, मेंटली इवॉल्व करने के लिए जो एक क्रिटिकल मास ज़रूरी है, इन सवालों से उनको निरंतर जूझते रहना है, इन पे बात करते रहनी है। और बीच बीच में ये दौर आएंगे जब पावर शिफ्ट हो रहा होगा। आप देखें ना, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, लड़के जाके सेल्फ इमोलेट कर रहे हैं, खुद को जलाए। अपर कास्ट लड़के सारे करें, अपर कास्ट लड़कियों ने जलसा निकाला कि मतलब हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट। और इसके बावजूद आंकड़ा ये आया है कि हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अपर कास्ट की जो जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं, उन सब पे पूर्णतः वो है, उनको भर दिया गया है। और जो ओबीसी और SC ST की जो सीटें हैं, वो ज़्यादातर खाली पड़ी हैं। यानी कि कानून इतना बड़ा आ भी गया, इसके बावजूद SC ST OBC को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जो सैंक्शनड है। ये नहीं कि नया कुछ करना है। मैं तो वही पैट्रियार्की और कास्ट और जो प्रिविलेज है, वो अपने रास्ते ढूंढ लेता है। जी बिल्कुल। और मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन, जो पावर शिफ्ट होता है, स्पेशली ऑपरेसर से पावर थोड़ी सी ली जाती है और अपने लिए ले रहा होता है वो पावर, तो ऑपरेसर बहुत इनसिक्योर हो जाता है और वो तमाम किस्म के किस्से बोलने लगता है। और मैं जिस भी किसी इंसान को गलत केस में फंसाया गया, मेरी सिंपैथी है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि इसका रूट कॉज कुछ और है।
बहरहाल हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉल्ट लाइंस और ट्रांजिशन के समाज हैं। हमें बहुत कुछ गहराई से देखने की ज़रूरत है, बहुत नॉर्मेटिवली नहीं देखने की ज़रूरत है। जी। आपने मेरी 2 मामलों में बहुत आँखें खोली हैं। एक जो ये अर्बन वाला और कांवड़ वाला, ये जो बच्चे की हत्या की पिता ने, ये तो किस तरह की ऑनर किलिंग हम समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने उसको बहुत सही पर्सपेक्टिव दिया और दर्शकों को भी ये सोचने पे मजबूर किया और नया एंगल दिया कि हम लोगों को अपने अर्बनाइजेशन को क्वेश्चन करना चाहिए। ये जो अनअकाउंटेड और इजी मनी आया हमारी ज़िंदगी में, उसने हमें किस तरह बदला है, किस तरह का कन्फ्यूजन पैदा किया है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। और वो जो हम सब कांवड़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे थे, हमें देखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी की जो फ़र्क है, उसकी वजह से वो वैसा बिहेव करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।